गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ आर वेव ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 6। अभी तक हमने पूरा थ्योरी और बेसिक जो पार्ट है वो सब कुछ कवर कर लिया है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम उसके एमसीक्यू करें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला एमसीक्यू रहा, ये बेसिक लेवल के एमसीक्यू है। एक बार आपको बेसिक लेवल के भी अगर एमसीक्यू आ जाएंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट एमसीक्यू, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से, ऑप्शन में से, कि वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं बताती है। तो इसमें एक पार्ट ये भी हो जाएगा कि कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी है। पहला, इट रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। क्या लाइट को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं? लाइट को कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ऑल मीडिया प्लस वैक्यूम। तो कौन सी वाली लाइट की प्रॉपर्टी नहीं? यही लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही आ जाता है। लेकिन हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छा, ये तीन प्रॉपर्टी लाइट की है, देखते हैं है भी या नहीं है, चेक करते हैं। आ गया, यही आंसर है हमारा। इट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। और इन्होंने पूछा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, तो पहली वाली प्रॉपर्टी गलत है। लाइट को मीडिया भी रहा तो भी दिक्कत नहीं, मीडिया नहीं भी रहा, वैक्यूम में भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यस, ये वैक्यूम से ट्रैवल करता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंट एनर्जी। इट हैज़ फाइनाइट स्पीड, हाँ फाइनाइट स्पीड है, 3 × 10⁸, अनलिमिटेड नहीं, फाइनाइट वैल्यू इसका। ठीक है, तो सवाल लल्लू था, CET-BT लेवल का भी नहीं था, ये टाइम पास सवाल है। थोड़ा बेसिक बन जाएगा, बाद में बड़े सवाल करेंगे। आगे बढ़ता है। वेव प्रोपोगेटिंग इन मीडियम, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट के रिलेटेड जो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती या मीडिया पे डिपेंड नहीं करती? इसके लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। हमें सबको पता है कि कुछ इस तरह का रिलेशन हमने देखा है, लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखना, मीडिया, इफ मीडिया चेंजेस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स से, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं होता है। किस पे इफेक्ट नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होगा नहीं। तो भाई इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी क्या आएगी? केवल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर आएगा? फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। वेव प्रोपोगेटिंग इन मीडिया, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। किस पे डिपेंड नहीं है? कौन सी प्रॉपर्टी जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी? वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। स्पीड बदल जाएगा, मीडिया बदलते ही क्या बदल सकता है? स्पीड बदल सकता है, बदलेगा। ठीक है, जैसे कि ये केस ले लेते हैं, क्योंकि मीडिया बदलते ही एक चीज़ बदल जाती है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन सारी चीज़ों को करोलेट करना सीखो। जैसे कि हम, अगर ये भले ये एमसीक्यू आपको चिंदी लगे कि हाँ स्पीड नहीं, स्पीड बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको है ना कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला अगर रख लिया ना अपने दिमाग में तो मेरे ख्याल से सारे एमसीक्यू आपके फटाफट बन जाएंगे। क्या है वो? स्नेल्स लॉ सबको पता है, बताओ स्नेल्स लॉ। हाँ, स्नेल्स लॉ क्या आता है आपका? साइन आई अपॉन साइन आर, ये शॉर्टकट ट्रिक है उसका। इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ V1, यहाँ ऐसा लिख दूँ V1 अपॉन V2, चलेगा? C1 अपॉन C2 लिखते ना, तो हम लिख देते हैं अभी वेलोसिटी को V1 अपॉन V2। लेकिन इसके आगे V1 अपॉन V2, इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन क्या है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ डाल दूँ, सो स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या मुझे एक रिलेशन मिल गया कि वेलोसिटी और लैम्बडा प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली? तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ λ1 अपॉन λ2। और एक रिलेशन छूट रहा है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। बट हमें ये देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन क्या है। तो याद रखना, स्नेल्स लॉ में हमें मिला था C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये भी रिलेशन यहाँ जोड़ देते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका? μ2 अपॉन μ1। अगर इतना आप दिमाग में रखते हो तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल या इस पे मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन आई अपॉन साइन आर, सर मुझे ऐसा नहीं पसंद, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, कैसा भी लिख भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। साइन θ1 अपॉन साइन θ2, साइन ए अपॉन साइन बी, अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे आपको ऑनलाइन भी। V1 अपॉन V2 लिख दो, या आप लिख दो यहाँ पे C1 अपॉन C2। लेकिन वो C1 पर्टिकुलरली लाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है वो? लाइट के लिए, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? λ1 अपॉन λ2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन। नहीं याद आया तो सीधा लिखो
लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो v1 सी की जगह पे v लिख दो। सो वेलोसिटी एंड लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? बट c1 अपॉन c2 जहाँ मैंने v1 लिखा है, अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है सो रिमूव दिस एंड राइट डाउन स्नेल्स लॉ लाइक c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। अगर प्योरली स्नेल्स लॉ ही दिमाग में रखना है तो स्नेल्स लॉ फिर से बता देता हूँ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आया था c1t अपॉन c2t, टी कैंसिल हुआ था और वो आया था c1 अपॉन c2। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इससे रिलेशन है μ2 अपॉन μ1। इतना तो याद रख सकते हो ना, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। लेकिन बस c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये भी है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन क्या स्पीड ऑफ लाइट हर मीडिया में सेम है? मीडिया बदलती स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? चेंज। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए। दिस इज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे क्या होता है? मानो 1। और ये मैं ले लेता हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.5। अब यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट है, पानी पे गिरते ही जब वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। या रिफ्रैक्टिव इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें पता है 3 × 10⁸ है। ये हो गया हवा में जो लाइट का स्पीड है वो, लेकिन पानी में आते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वही रिलेशन वो समझा रहा है। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड है। तो बस हमने ये रिलेशन इतना याद रखा तो सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व। ठीक है, करते हैं उसको। भाई फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है। तो क्या बदलेगा? केवल स्पीड बदल सकता है, वेवलेंथ बदल सकती है, सारी चीज़ें बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होगा नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें लिखना है ये। ठीक है, इस MCQ के थ्रू ये हमारा बेसिक्स हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 या v1 अपॉन v2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1। ये इतना आपको रिलेशन याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल आपके हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट अपीयर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस, ये भी एक बार पूछा हुआ सवाल है। लाइट आपको सीधी दिखती है, ऐसे वेव वगैरह के फॉर्म में नहीं दिखती है। कैसे दिखती है? सीधी। ये छाप लिया होगा आपने। लाइट इज सीम लाइक, लाइट हमें पता है कि लाइट ऐसी होती है, ऐसी ट्रैवल करती है, ये ऐसे। लेकिन हमें वो स्ट्रेट रे के फॉर्म में क्यों दिखती है? ये भी एक सवाल है। सोचो क्या होगा अगर ये रे पे फॉर्म में। इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती इसलिए सीधी दिखती है। नहीं, अगर एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब के पहले तो दिख सकती है ना। भले हम बोल दे एब्जॉर्ब होगी, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट करता है। सवाल क्या है कि वो हमें सीधी क्यों चलती हुई दिखती है, और वो बोल रहा है रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। अगर रिफ्लेक्शन है तो उससे सीधा दिखने का क्या संबंध? नेक्स्ट, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। उसकी वेव की लंबाई बहुत छोटी होती है। क्या है सही आंसर हो सकता? चलो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वेव बनाता हूं मैं। वेव की लेंथ एकदम छोटी है, एकदम छोटी। अगर यहां से आप दूर से इसको देखोगे तो आपको लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। क्या दिखेगी? लगभग एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको फिर साइन वेव दिखना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। हमें लाइट रे सीधे इसलिए दिखते हैं कि ये सीधे नहीं है, ये वेव ही है, लेकिन इनकी वेव की लंबाई लैम्बडा इतना छोटा है कि हम उसको नेकेड आई से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें लाइट रे, हमें ये पता भी साइंस के स्टूडेंट है कि वेव ऐसी है, लेकिन फिर भी हमें वो ये तो सिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाना पड़ रहा है, लेकिन उसकी जो वेव की लंबाई ना वो बहुत छोटी होती है। और उसका यूनिट क्या लेते हैं हम? किस में लेते हैं उसको? एंगस्ट्रॉम में। बहुत छोटी छोटी वेव्स आती है। तो वेव एकदम छोटी है, इसलिए हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें वो कैसी दिखती है? स्ट्रेट लाइन। वेव की लंबाई काफ़ी छोटे होने के कारण हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमें कैसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी सीधी आ रही है, लेकिन उसकी हर एक वेव की लंबाई काफ़ी छोटी है। और हम किस में लेते हैं उसको? एंगस्ट्रॉम में, जो कि कितना होता है? 10⁻⁻10
मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इतनी छोटी वेव होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो सीधी लाइन है, जबकि वो सीधी लाइन नहीं है। तो हमें सी ऑप्शन को टिक करना चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, ये लाइट के फेनोमेनॉन है। सवाल क्या पूछा है कि लाइन, जब लाइट ट्रैवल करता है, सो इट सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई? ड्यू टू द वेरी स्मॉल लेंथ। अगर वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती, ऐसी दिखती है हमें लाइट जाते हुए। इट्स स्पीड इज वेरी लार्ज। स्पीड तो उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसका और इससे कई बहुत तेजी से भी जाएगी तो वेव तो दिखेगी ना, ऐसा। तो करेक्ट आंसर है सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चिंदी लेवल के सवाल है, हो जाएंगे। आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल लेते हैं। हाइगन वेव थ्योरी अलाउ अस टू नो। हाइगन्स ने हमें क्या बताया, किसके बारे में बात हुई हाइगन्स के इसमें? हमने किया कि एवरी लाइट का जो पॉइंट होता है, इट्स एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड इट स्टार्ट टू इमिट द सेकेंडरी वेवलेंथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड सेंस ओनली। इतना हमें हाइगन्स ने बताया कि हर लाइट का जो फोटोन है, हर पार्ट है, जब वो कहीं आएगा, स्लिट पे आएगा, तो वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, देखते हैं। वेवलेंथ के बारे में बताया, वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में बताया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के बारे में बताया, और द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। क्या आंसर आएगा? प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव कैसे प्रोपोगेट होती है उसके बारे में जानकारी दी है। वेवलेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, वेवलेंथ के बारे में थोड़ी कुछ बताया ना। उसने वेलोसिटी के बारे में बताया। व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल? ऑल या ऑल नहीं लिखता हूं मैं, एवरी point on wavefront acts as secondary source of light and start to emit secondary wavelet in forward sense only, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड सेंस ओनली, ये बोला है उसने। उसके पूरे इसमें वेवलेंथ, वेव फ्रंट, इसके बारे में बातें हुई है। किसके बारे में? वेव फ्रंट्स के बारे में, वेवलेंथ के बारे में नहीं, वेलोसिटी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो उसने यही कहा कि अगर ये लाइट का सोर्स है और ये स्पेरिकल लाइट इमिट कर रहा है, ये तो मैंने उसको 3 वेव नॉर्मल निकाल दी। ठीक है, भले ही कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, वेव नॉर्मल। और मैंने लास्ट भी कहा है कि जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं और एमसीक्यू करना है, तो केवल एमसीक्यू पे टिक करके बात नहीं चलेगी। अगर यहाँ बात आई है हाइगन्स की प्रिंसिपल की, तो एमसीक्यू को टिक करके मत भागो, उस प्रिंसिपल को रिवाइज करो, ताकि आपका रिवीजन भी होगा, गलत पॉइंट भी पता चलेंगे, सही भी। ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, और हमने उस पर एक नॉर्मल लाइन मारी है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है? वेव नॉर्मल। तो मैं इसको 3 पॉइंट को कंसिडर करता हूँ वेव नॉर्मल के, मतलब वेव फ्रंट के। अब ये सोर्स को क्या लगेगा कि हम ही लाइट है, और वो अपनी बॉडी से क्या इमिट करना स्टार्ट करेंगे? वेवलेट। अब इसके 3 पॉइंट को फिर से मैं चुनता हूँ, क्योंकि उनका सबका डिस्टेंस कितना आएगा? ct। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सबने? ct, क्योंकि एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकले। अगर मैं फिर से उनको जोड़ दूँ तो फिर नया क्या बनेगा? वेव फ्रंट। ऐसे सेम फेज के वेव फ्रंट बनते जाते हैं और हमें लगता है कि लाइट आगे आगे जा रही। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हाइगन्स प्रिंसिपल? ओनली थिंकिंग अबाउट द वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल्स एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन फॉरवर्ड सेंस ओनली। तो फिर इसमें कोई लॉजिकल पार्ट नहीं था। तो सवाल ईजी थे, ठीक है, छाप लो सबको। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आता है, लेकिन मैंने यही सिखाया कि आप जब इस बेसिक सवाल को करोगे तो बस ए है, बी है, ऐसे टिक नहीं करना है। ये समझना है कि अच्छा ये सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो ये सवाल इजी है, लेकिन क्या दोहराना है? व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? अब उसने पूछा कौन सी नहीं है। लाइट सारे मीडिया में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम में। लाइट स्कैटरिंग करती है, डिफ्रैक्शन करती है, लाइट आपको इंटरफेरेंस दिखाती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब कौन सी नहीं है? इसने ये गलत बोल दिया, वो पकड़ लिया। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये हमने देख लिया। यहाँ पे हमें वेव, लाइट सीधी क्यों जाती है? क्योंकि भाई उसकी वेव की लंबाई छोटी है। अगर बहुत छोटी वेव है तो हमें समझेगा ही नहीं, हमें क्या लगेगा? वो स्ट्रेट जा रही है। तो ऐसे हमने इसको बेसिक सवालों के सीटी लेवल से भी थोड़ा सा लोअर या सिंपल लेवल के सवाल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक दो मिनट।
नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अभी। तो ये सवाल हो गया हमारे, नेक्स्ट पेज पे जाता है। 5th नंबर का सवाल है, स्पेरिकल वेव फ्रंट इमेनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्ट्राइक अ प्लेन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट हैपन टू दिस वेव फ्रंट इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक सवाल है, ये भी आईएमपी सवाल करना है इसको। स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो कोई स्पेरिकल वेव फ्रंट दिखाते हैं हम, स्पेरिकल वेव फ्रंट, और वो किसी सरफेस पे टकराई। ठीक है, चलो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स लगे, किसी सरफेस पे टकराई और वेव कैसी आ रही है, स्पेरिकल, और वो प्लेन सरफेस है, दिस इज व्हाट, प्लेन सरफेस। स्पेरिकल वेव फ्रंट इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से इमर्ज हो रही है, स्पेरिकल, इमिनेटिंग मतलब निकल रही है, ठीक है, और वो प्लेन सरफेस पे टकराई, व्हाट विल हैपन टू दिस वेव फ्रंट इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस पे टकराने के बाद ये रिटर्न जाएगी, रिटर्न कंडीशन में जाएगी, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केवल उसकी फेज शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, केवल उसकी फेज शिफ्ट हो जाएगी, टकराने के बाद फेज क्या होगी उसकी, शिफ्ट। ऐसा ऑप्शन हमें देखना है, समझ रहे हो, फेज शिफ्ट होगी, मतलब अगर वेव ऐसी टकराए तो जब रिटर्न आएगी तो वो रिवर्स आ जाएगी, ठीक है, वो ऑप्शन चेक करते हैं। दे विल रिमेन स्पेरिकल, हाँ स्पेरिकल तो रहेगी, स्पेरिकल का विथ सेम कर्वेचर, कर्वेचर भी सेम होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन नहीं। दे विल बिकम अ प्लेनर, नहीं, क्योंकि टकराने के बाद प्लेन वेव फ्रंट जाती कैसे ही, प्लेन ही जाती है। अगर कोई वेव यहाँ स्पेरिकल टकराए, कैसे टकराए, स्पेरिकल, ऐसी। अब हम शो कैसे करते पढ़ने में, वेव टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, वेव सीधी नहीं है, हमने एक एमसीक्यू किया, वेव क्या है, वेव की तरह ही जाएगी, वो साइन वेव कोसाइन वेव जो भी वेव हम मैथमेटिकल माने, लेकिन हम दिखाते क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्यों दिखाते हैं ऐसा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी, लेकिन वेव कैसे आती है, ऐसे। अब जब ये टकराएगी तो इसका कर्वेचर वगैरह चेंज होगा नहीं, लेकिन अब ये ऐसी नहीं जाएगी, ऐसी ऐसी नहीं जाएगी, कैसी जाएगी, ऐसी। आपको बात समझ में आ रही है, अब ये ऐसी नहीं जाएगी जैसे आई ना, अब ये जाते वक्त कैसा कर्व कर लेगी, ऐसा। क्या डिफरेंस समझा, आते वक्त ऐसा और जाते वक्त ऐसा, बस वही सिंपल सा फंड। दे विल रिमेन स्पेरिकल, क्या वो स्पेरिकल रहेगी, यस। दे विल सेम कर्वेचर, कर्वेचर भी इतना ही रहेगा, ज़्यादा बेंड नहीं होगी, ज़्यादा झुक नहीं जाएगी। वेव ऐसी आई थी और जाते समय ऐसी बेंड हो गई, ऐसा होगा नहीं। बोथ, कौन सा ऑप्शन पढ़ रहे, सी, कर्वेचर, बट साइन ऑफ कर्वेचर इज रिवर्स, तो साइन ऑफ कर्वेचर इज रिवर्स। समझ गया प्रॉब्लम, लाइट जब गिरेगी तो अपना कर्वेचर का डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज। यहां से समझ में आता है, आई तो ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे इस टाइप से ऐसे, और जब सरफेस से टकराएगी तो अपना जो साइन है रिवर्स कर लेगी और रिटर्न चली जाएगी। अब हमें समझाए कैसे जाता है, लाइट रे गिरा और रिफ्लेक्ट होके गया, सर यहाँ ऐसा ही दिखाना चाहिए, अगर ऐसा दिखाए तो और कन्फ्यूजन होगा, इसकी वजह से हम नॉर्मल दिखाते कि इंसिडेंट राइट हो गया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है। तो हमें सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, दिस इज करेक्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात आई समझ में, कोई हार्ड पार्ट नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपको समझना है उसको। रिवाइज कर देता हूँ एक बार। हमें ये सिखाया जाता है कि लाइट रे गिरेगी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और वो रिफ्लेक्ट होगी, बात बराबर है, दिस इज इंसिडेंट एंगल। अगर सरफेस शाइनी, तो अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है, कांच का है, ग्लास, तो वो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी बताएगी आपको, रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या लाइट वेव एक सीधी लाइन है, नहीं, वो तो भाई वेव है, और वेव कैसी होगी फिर हमारी, वेव कुछ इस तरह आएगी, ये वेव, इसमें क्रिस्ट हो गए, ट्रब हो गए, क्रिस्ट हो गए, ट्रब हो गए, ऐसे आएगी, तो उसकी कर्वेचर है एक, क्योंकि वो कौन सी वेव है, पास से आएगी तो स्पेरिकल वेव रहेगी, अगर वो सोर्स पॉइंट है और नियर है तो वो स्पेरिकल है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो ऐसी जाएगी, क्या करेगी, उसका कर्वेचर नहीं बदलेगा, कहाँ ये वो ऑप्शन, वो स्पेरिकल ही रहेगी, कर्वेचर भी सेम होगा, लेकिन उसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये सिंपल सवाल था, तो ये मतलब स्कूलिंग लेवल का बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसका वेवलेंथ क्या बताया उन्होंने, लैम्बडा, ठीक है, ट्रैवलिंग इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन।
इंटर अ डेंसर मीडियम, और किस में चला गया, डेंसर मीडियम में, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, द वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम इज, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी सेकंड मीडियम में। ठीक है, अब प्रॉब्लम को ड्राइंग के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। दो मीडिया बता देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ λ1 ट्रैवलिंग इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है उन्होंने, n1। ठीक है, नाम हमें उनका ही लेना पड़ेगा। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा सीखा है आपको, म्यू नाम से। अब यहाँ पे n नाम से तो हम n ले लेते हैं। चलो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। यहाँ से जो लाइट आई उसकी वेवलेंथ है आपकी λ1, और वो डेंसर मीडिया में चली गई, तो दिस इज डेंसर मीडिया, दिस इज रेयर मीडिया। ये n1 n2 λ1, ये उसका नॉर्मल, और डेंसर में जाके बेंड होगा ऑब्वियसली। इंटर द डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और दूसरे मीडियम में आए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसका लैम्बडा कितना होगा, ये ढूंढने को बोला है, λ2 कितना होगा। लगाओ लॉजिक, क्या सीखा है हमने स्नेल्स लॉ में, साइन आई साइन आर, पहले लिख लेने का सीधा, साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1। प्रॉब्लम अगर इस रिलेटेड आए तो बिना सोचे समझे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो पहले, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ तो हम स्कूल से पढ़े, C1 अपॉन C2। सर मैं V1 लिखूंगा, भाई लिखो V1 अपॉन V2। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी सबको याद है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्बडा, या लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये और एक रिलेशन और एक आपको बता देता हूँ, और आगे लगने वाले कुछ रिलेशन है, जैसे न्यू लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी चीज का न्यू लैम्बडा, किस चीज का, जब प्रॉब्लम आएगा तो बताऊंगा। न्यू लैम्बडा, देखो आई सेड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज, बट लैम्बडा में चेंजेस, व्हेन चेंजेस, जब उसकी वेव आप क्या बोलते हैं, आप उसका नई वेवलेंथ क्या होगी, वो डिपेंड करता है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो किसी भी मीडिया में जाने के बाद उसकी नई वेवलेंथ कैसी होगी, किस पे डिपेंड है, उसकी पुरानी वेवलेंथ अपॉन जिस भी मीडिया में है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंड करने की कैपेसिटी। साइन आई अपॉन साइन आर, C1 अपॉन C2, λ1 अपॉन λ2, μ2 अपॉन μ1। यहाँ बात किस पे चल रही, सब कुछ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है और हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, लेकिन यहाँ म्यू नाम नहीं दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, n1 अपॉन n2। तो मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, तो इसको इक्वल करवा दूँ। अगर प्रॉब्लम मुझे लाइट और लैम्बडा पे आए तो इतना ही लूंगा, अगर प्रॉब्लम एंगल और वेलोसिटी पे आए तो इतना ही लूंगा, जो चाहिए सब इक्वल ही है। तो मैं नया फॉर्मूला लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है, ये आप बाद में छाप लेना चाहिए। ठीक है, देखो तो क्या फॉर्मूला हो गया, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू μ2 की जगह पे नाम देता हूँ मैं n2, और μ1 की जगह पे नाम दे देता हूँ n1। तो हमें किस मीडिया का निकालना है, सेकंड मीडिया का। ठीक है, तो सेकंड मीडिया मुझे λ2 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको शफल कर देता हूँ। सो λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो लैम्बडा को इधर भेज देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे λ2 चाहिए। सो λ2 यहाँ लिख देता हूँ, λ2 वेवलेंथ ऑफ सेकंड इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाइड बाय λ1। λ1 n1 अपॉन n2, चेक करो ये सही है या नहीं, ये भी तो वैसे ही है। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, n2 अपॉन m1, और अपना क्या आ रहा है, n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाइड बाय λ1। ठीक है, करो कॉपी इसको। नेक्स्ट, ये भी इजी सवाल था, इतना याद रखोगे तो मेरे ख्याल से आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ लाइट ऑफ रे ऑफ फ्रीक्वेंसी v, एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है v, ठीक है, एंड इट्स वेवलेंथ इज लैम्बडा, इंटर अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.3/2। तो ऐसा लाइट रे जिसकी फ्रीक्वेंसी v थी और जिसका लैम्बडा कितना था, जिसकी वेवलेंथ की लैम्बडा थी, और रिफ्रैक्टिव वो इस लिक्विड में चला गया, ऐसे लिक्विड में गया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी 3/2। द रे ट्रेवल इन द लिक्विड विथ, तो लिक्विड में अब रे ट्रैवल कैसे करेगा, तो डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं। एक लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है v,
क्या है उसकी है फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात क्या बताई उन्होंने, और उसकी वेव की जो लंबाई है, ये जो वेव जा रही है उसकी लंबाई है लैम्बडा। अब मैं एक ही वेव बता रहा हूँ और ऐसा स्ट्रेट लाइन बता देता हूँ। और वो जिस मीडिया में गया वो मीडिया कौन सा था, लिक्विड। लिक्विड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2, तो उसकी म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है 3/2। तो बताओ पानी में जाने के साथ, उसके पानी में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, और बहुत सारे ऑप्शन दिए। पहली बात आप मुझे बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी मीडिया बदलते ही, नहीं। याद रखना अभी भी हमने बात की थी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। याद रखना फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, यहाँ मानी हुई वी, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी वी, और आंसर में भी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वी होनी चाहिए। तो देखो फ्रीक्वेंसी वी रहेगी, फ्रीक्वेंसी वी रहेगी, फ्रीक्वेंसी वी रहेगी, और यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो डी ऑप्शन नहीं है। अब केवल कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, 3। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। लैम्बडा क्या रहेगा उसका, नया लैम्बडा क्या रहेगा। मीडिया बदलते ही लैम्बडा में चेंजेस मिल रहे हैं। जिस मीडिया में जाओगे वेव की लंबाई कैसी होगी वैसी। अब उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, आई बात समझ में। जैसे कि मानो मैं हवा में हूं, क्या हूं, हवा में, और मैं चल रहा हूं, हवा में हूं और चल रहा हूं। तो एयर मीडिया में अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे ये कहा गया कि भाई फटाफट चलना है, काफ़ी तेज़ी से चलना है। तो मैं मेरे जो लेग का डिस्टेंस है ना वो बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे चल रहा हूँ फटाफट। लेकिन जैसे ही मानो मैं मड में आ गया, मड आ गया यहाँ पे, तो बताओ क्या मैं उतनी ही ज़्यादा छलांग लगा पाऊंगा, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगा मैं। क्या हो जाऊंगा, रिस्ट्रिक्टेड। हवा में तेज दौड़ना और वाटर के अंदर तेज दौड़ना, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। इसका मतलब इस लाइट रे को किसका सुनना पड़ेगा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो उसकी यहाँ पे जो चाल थी, वेव की लंबाई थी लैम्बडा, अब यहाँ नहीं होगी, यहाँ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, न्यू, और वो न्यू वेवलेंथ होगी लैम्बडा न्यू, या लैम्बडा डैश जो भी डालना है, इज इक्वल टू लैम्बडा, नया लैम्बडा जो पानी में होगा, अपॉन म्यू। मीडिया बदलते ही नई वेवलेंथ क्या होगी, पुरानी वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडिया बदलते ही, दिमाग में सेट करना है, मीडिया बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगी, मीडिया बदलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगा, मीडिया बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। आई बात समझ में। लेकिन याद रखना नई वाली वेवलेंथ क्या होगी, नए मीडिया में पुरानी वेवलेंथ, पुरानी वेवलेंथ तो वो लेके आ रहा है ना यहां तक, लेकिन अब किसका सुनना पड़ेगा, नई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो लैम्बडा क्या होगा, नए मीडिया का, न्यू मीडिया का लैम्बडा होगा पुराना लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडिया का। तो पुराना लैम्बडा तो लैम्बडा ही है हमारा, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 3/2, तो ये लिख दिया 3/2। तो क्या बनेगा, 2 ऊपर गया, 2 लैम्बडा बटे 3, क्या हो जाएगी 2 लैम्बडा बटे 3। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ऑलरेडी थे फ्रीक्वेंसी ना बदलने के, तो यहाँ भी नहीं बदल रही, यहाँ भी नहीं। अब ढूंढो लैम्बडा कितना आएगा, वेवलेंथ इज 2/3 लैम्बडा। अच्छा यही आ गया, वेवलेंथ कितनी होगी 2/3 लैम्बडा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, आई बात समझ में। ये भी कोई कॉम्प्लेक्स लेवल का सवाल नहीं था। चलो इसी सवाल को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करते, और इस सवाल को ट्विस्ट करते, या और उस पर ही बेस और एक बार ऐसे ही डुप्लीकेट एक न्यूमेरिकल बनाते, ऐसे में बना देता हूँ। यहाँ कोई ग्लास मीडिया है, क्या है, ग्लास, और यहाँ से एक लाइट रे आ रहा है, कांच में से आ रहा है, हमने ग्लास में ही देखा उस लाइट रे को, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, सॉरी आपके यहाँ एफ नहीं ले सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी एन है, और उसकी जो लैम्बडा है वेव की लेंथ वो इतनी है, ऐसी है, एल लैम्बडा 1 है। और जब वो इस मीडिया में जाएगी तो ये ऑयल है, क्या है, ऑयल। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो है 4/5। तो क्या इतनी वेव रहेगी, नहीं, यहाँ आने के बाद उसकी वेवलेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज। तो जो मीडिया से आ रही है उसका लैम्बडा हमें पता है, उसकी म्यू हमें पता है, और नए इसमें आने के बाद हमें केवल क्या पूछा गया है, नया लैम्बडा बताओ, क्या कैसी वेव बदलेगी, किस पे डिपेंड है ये कैसा बदलेगा, उस पर इस मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड है।
आई बात समझ में? एक लड़की शादी के पहले, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी पापा के घर वो 10 बजे उठती थी, काम नहीं करती थी, है ना, चिप्स खाती थी, मौज मस्ती करती थी, सब कुछ। अब शादी के बाद उस नए घर में उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, हस्बैंड पे या सास पे? वेरी गुड, मल्टी टैलेंटेड। सासू माँ पे डिपेंड करती। अगर ये काफी खतरनाक होती, सीरियल में आपने देखा होगा ना, जबरदस्त होती, बहू मेरे लिए पानी लाना, बहू भागती है, लाई माँ जी, तुरंत भागती है। लेकिन कुछ दिनों में बहू बन जाती है डेंजर, ऐसा सीरियल में दिखाते हैं। क्या आपको दिखता नहीं, अपने हाथों से नहीं ले सकते, फिर कैमरे इधर उधर चूम चूम चूम, लेकिन उसका लड़का आता है, तुम्हें पता नहीं माँ से कैसी बात करनी चाहिए, ये सब सीरियल में सिखाते हैं। अगर वो लड़का लल्लू निकल गया तो उसके लिए एक बीबी नाम का वर्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये कैटेगरी है शादी के बाद लड़कों की, बीबी, बायकोचा, जो भी है, मैं नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे। अगर ऐसा रहा तो वो माँ को जाके समझाएगा, माँ वो बीमार है ना, तुम खुद ही जाके ले लो। फिर माँ के आंखों में आंसू आते हैं, और वो कैमरे का मोशन जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, झपक 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 ऐसे, और वो बोलता है, इसलिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया बेटा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और ये सुनती है बहू, बहू के मुंह पे क्या आती है, स्माइल, माँ जी क्या कहा और एक बार कहना। तो जिस मीडिया में आप जाते हो उसके हिसाब से आपकी वेव की वेवलेंथ बदलती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे नई वेवलेंथ आई है हमारे पास। ये डेली सोप वाले मजा करते हैं, मतलब फ्रेश रखते हैं हमें, इतना फ्रेश रखते कि उसका कोई लिमिट नहीं। तो नई मीडिया में जो उसकी नई वेवलेंथ होगी ना, ऑयल में, ऑयल के अंदर की, तो पहले वाले मीडिया की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी वेवलेंथ को लैम्डा ही मानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं इसका 4/5, तो ऊपर जाके क्या होगा, 5 λ/4। बस यही सिंपल सा आना चाहिए, वो रिलेशन जो सीखा है ना उस पे से ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात ये करते हैं, अ बीम ऑफ लाइट प्रोपोगेटिंग इन मीडिया ए, a beam of light propagating in media A with index of refraction is Na। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, तो ये मीडिया की लाइन बना देता हूँ, बीम ऑफ लाइट, ये रहा बीम ऑफ लाइट, और ये किस मीडिया में ट्रैवल कर रहा है, ए नाम का मीडिया है, और उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Na, क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Na, ये जानकारी, एंड स्पीड Va, और इस लाइट का जो स्पीड है वो क्या है, Va। ठीक है, तो स्पीड Va है, और इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव Na है, और इस साइड का पूरा नाम क्या है, A। पासेस अक्रॉस एन इंटरफेस ऑफ मीडिया B, और वो कहां से जा रहा है, B मीडिया को पास कर रहा है, तो ये मीडिया A है, तो इस मीडिया का नाम क्या दे देता हूं मैं, B। ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NB, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडिया का, NB, एंड स्पीड VB, और लाइट जब इसमें चला गया तो लाइट का स्पीड कितना आया नया, VB। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा था, ऐसा उसका कहना है, तो मैं क्या नॉर्मल मार देता हूं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंगल ज्यादा था आर से, एंगल आई बड़ा था एंगल आर से, क्या मतलब निकालोगे इसका, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है फिर, अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा है, देखो आई कितना बड़ा है, और लेकिन रिफ्रैक्ट कैसे हुआ, एकदम शार्पली, इससे क्या पता चलेगा, सर इंसिडेंट तो बहुत बड़े एंगल से किया लेकिन पानी में जाते ही ज्यादा झुक गया, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है फिर, आई बात समझ में। घर मम्मी पापा के सामने में ऐसा खड़ा रह सकते हैं, एकदम ऐसा ऐसा पापा को यो कर सकते हैं, हनी सिंह, है ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्लास में आते ही सर को क्यों नहीं करते, प्रिंसिपल के सामने जब हम खड़े रहते कॉलेज में तो कैसे रहते, ऐसा, हम झुक क्यों जाते हैं, क्योंकि वो डॉन व्यक्ति होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, डेंजर। पापा के सामने कभी ऐसे गए हो, पुराने लोग जाते थे, अब नहीं, तो इसका मतलब अगर लाइट रे बहुत अकड़ में था और अब झुक गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, ये ज्यादा डेंजर है, इसलिए Na का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से Nb का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट को बेंड करने की उस मीडिया की प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसमें बेंड नहीं हो रहा था क्योंकि एयर है ना, एयर है, आई बात समझ, एयर है, सीधी सी बात है, एकदम सीधी सीधी बात है। मैं शादी का एग्जांपल लेता हूँ फिर से, शादी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब इसलिए तो इतनी मेहनत चल रही है आपकी, अच्छी बीवी मिले सर, अच्छा ये एक बच्चे को, बच्चा नहीं, आज मैंने कुछ सुना, आज कैबिन में बैठते हो किसी का बर्थडे ऐसा सुना मैंने,
कौन है वो बर्थडे बॉय कौन है? हाँ, मानो कि आर्यन केचे की शादी नहीं हुई है, ऐसा मानते, शादी नहीं हुई इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है और वो अपने घर पे ही है। और उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ अपने लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आओ। क्या बोला उसको? आइसक्रीम लेके आना। उसने कहा नहीं मैं मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ाई कर रहा हूँ, आधे घंटे में जाता हूँ। मम्मी ने कहा साल भर तो नहीं पढ़ रहा है, अचानक आज क्यों इतनी पढ़ाई निकली? फिर उसने कहा मम्मी गाड़ी दो मैं जाता हूँ। मम्मी ने कहा गाड़ी बीड़ी नहीं मिलेगी, पैदल जाओ और आइसक्रीम लेके आ। उसने कहा नहीं बोर होता है, मैं नहीं लाऊंगा, आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं है, दांत सड़ सकते हैं। ऐसे हजारों बहाने दिए। अब मम्मी ने क्या किया, उसके रिकॉर्ड कर लिया ये सारा, दांत कीड़ते हैं, किडनी फेल हो जाती है ना, लंग्स को प्रॉब्लम होती है कि आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि उसको गाड़ी नहीं दी गई और मम्मी ने काम बोला। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी मम्मी ने वो रिकॉर्डिंग रखी है ना, ड्राइव पे डाल दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। क्या हो गई? शादी, नई शादी बेचारी, ठीक है ना। और उसकी मम्मी ने उसको शादी के बाद है ना एक टेप रिकॉर्डर भी गिफ्ट कर दिया ताकि मेरा बच्चा गाना सुन सके। अब उसकी बीवी ने कहा ठीक है आइसक्रीम लेके आओ। क्या बोला? ठीक है सुनो बात सुनो, क्या बोला? आप वो पे ध्यान मत दो, आइसक्रीम लेके आओ वरना मैं बात नहीं करूंगी। बीवी ने क्या बोला उसके? आइसक्रीम लेके आओ वरना बात नहीं करूंगी। अब बताओ क्या होगा अब ऐसे कंडीशन में? ये बिना भूख दनादन 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 भाग के गया, काफी तेजी से गया और आइसक्रीम लेके आया। जैसे ही वो आइसक्रीम देने गया, मम्मी ने बोला रुक जाओ 2 मिनट, तुझे एक गिफ्ट देना है। मम्मी ने वो कैसेट लगाई और ऑन की। उसमें वो सारे बहाने थे, किडनी फेल्यूर, हार्ट डिसीज, है ना, ट्रॉमा, ये वो फलाना। और मम्मी ने वो आइसक्रीम छीन ली और खुद खा के लेके चली गई। आई बात समझ में? इससे क्या सीखते हैं हम? मीडिया बदलते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है उसका? चेंज हो जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात, मेंटेलिटी सब बदल जाता है। जो बंदा मम्मी के सामने एकदम डेंजर था, सुनता नहीं था, बीवी आते ही, लेकिन उसकी मम्मी भी कम नहीं है, उन्होंने भी सीरियल देखे, तो फ्यूचर में पता चलेगा कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो तब तक जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक हम ये भी रिकॉर्डिंग बन चुकी है, शादी के बाद फिर से याद नहीं। उसकी शादी हो जाएगी ना तो यूट्यूब से ये वीडियो निकालना, क्लिप बना देना इसकी और डाल देना कि क्या ये सच में सही है या कुछ पॉजिटिव हुआ। तो अगर यहाँ एंगल, चलो काम की बात करते हैं, यहाँ एंगल बड़ा और यहाँ एंगल छोटा होता है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? काफ़ी बड़ा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू काफ़ी बड़ा है। ठीक है, दूसरी बात, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी या बदलेगी? बदल जाएगी। चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी के लिए लेते हैं हम v1 va, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें इजी चला जाए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारा? साइन और पूरा लिखना है, बार बार प्रैक्टिस होती है। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के रिलेशंस उठाता हूँ। मैं लिख सकता हूँ c1 की जगह पे मैं यहाँ लिखता हूँ va अपॉन vb, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का नाम va और vb है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम क्या है? nb। ये 2 नंबर है ना, n2 में मतलब nb आएगा, nb अपॉन na। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा रेशियो होता है, c1 तो μ2, तो म्यू की जगह पे हम n लिखेंगे। तो हमारे पास 1 2 नहीं है, a और b है, तो ये 2 है मतलब ये b और ये a। देखो क्या होता है यहाँ पे रिलेशन कैसे आएगा? अगर जिस मीडिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है उसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगी या स्लो हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिलेशन ऐसा ही बता रहा है ना। nb की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बड़ी, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा उस मीडिया में? कम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी इन बी मीडिया इज लेस देन वेलोसिटी इन ए मीडिया। आई बात समझ में? तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर b बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? कम आएगी। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ये सारी चीजें दी हो। b क्या? वेलोसिटी, हाँ देखो, नहीं ना, b कैसे आ रहा है? हाँ अच्छा, हाँ बराबर है, nb इज ग्रेटर देन na, ये लिख लिया हमने, nb इज ग्रेटर देन na और वेलोसिटी इज b इज लेस देन v। वेरी गुड,
ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, करो कॉपी इसको। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अ वेव फ्रंट ए बी इज पासिंग थ्रू अ सिस्टम सी। ये कोई सिस्टम के थ्रू ये जा रहा है, वेव फ्रंट ए बी, ये पूरे जो 3 लाइन है ना, ये वेव फ्रंट है, लाइट आ रही है, ये उसके वेव फ्रंट है और वो जा रही है, और उसको जाने के लिए सी नाम के एक सिस्टम से जाना पड़ा, पता नहीं सी क्या है, सी नाम के एक सिस्टम से जाना पड़ा। इमर्जेस एट डी, और वो इस सी में से जाके डी में बाहर आया, तो बताओ कि सी क्या होगा। चलो सी के बारे में सोचने को बोला है। आते वक्त कौन से वेव फ्रंट आते हुए दिख रहे हैं आपको? प्लेन वेव फ्रंट। ये कौन से वेव है आपके सामने? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आए और वो सी नाम के कोई ऑब्जेक्ट से पास हुए, और उसके बाद कैसे बन गए? स्पेरिकल। कैसे बन गए? स्पेरिकल। तो बताओ सी क्या होगा? ऑप्शन ए कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अगर इसको बेंड होना है तो इसका मतलब क्या? मैं इस पे ना 3 पॉइंट बना ही लेता हूँ। मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करूंगा। अब यही जो पॉइंट है ना, उनको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, समझने के लिए। ठीक है, अब जब वो प्लेन वेव फ्रंट थे तो आप मुझे बताओ कि ए कहाँ होगा? यहाँ पे। बी कहाँ होगा? यहाँ पे। और सी कहाँ होगा? यहाँ पे। तीनों सेम सेम चल रहे हैं या आगे पीछे चल रहे? फिर ए बी सी प्लेन में सेम, प्लेन में कैसे चल रहे हैं? वो सेम कंडीशन में, ए बी और सी। ऐसा क्या रखा गया कि ए थोड़ा पीछे रह गया, बी आगे आ गया और सी भी पीछे ही रह गया? ऐसी वेव बनी ना बाद में स्पेरिकल। कैसी वेव होगी? इसका मतलब सब कोई ना कोई ऐसा कांच का टुकड़ा या लेंस होगी जो इसको लेट कर रही है, इसको आगे भेज रही है। क्यों ना मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं यहां पे, ये लाइट की बी रे आई होगी, मानो ये लाइट की बी रे आई होगी यहां पे, उसको कांच में से कितना जाना पड़ा? इतना सा ही, छोटू सा डिस्टेंस, और फटाक से यहां से पास हो गई और वो आगे निकली। लेकिन उस समय ए को यहां से जाना पड़ा और उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, सी को भी यहां से जाना पड़ा, काफी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो वो जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे? लेट। तो देखो लेट बता दिया हमने, ये लेट पहुंचा, ये लेट, और उसकी वजह से ये क्या हो गई है? कर्व। जैसे ही मीडिया बदलेगा उनका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आई बात समझ में? कौन सी लेंस है, क्या बोलते हैं इसको हम? कॉनकेव। कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन है क्या फिर? डाइवर्जिंग। हाँ, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी। चेक कर लो इसको। आई बात समझ में? हमने स्लैब वाला लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या देखा है? स्लैब। स्लैब के कारण क्या बढ़ जाता है? उसका डिस्टेंस, मतलब डिले हो जाता है, यहाँ नहीं लगता। देखो ऐसी लेंस में ये वाला जो डिस्टेंस होता है कम है, और कम डिस्टेंस से जब लाइट ट्रैवल करेगी तो वो थोड़ा आगे जाएगी जल्दी, और इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, किसकी वजह से? डाइवर्जिंग लेंस के कारण। तो ये इसका थिकनेस मोटा होता है, इसलिए वो क्या हो गई? डिले। याद रखना, इसके कारण इसका शेप ऐसे बना। आई तो प्लेन थी, तीनों भी वेव फ्रंट के जो तीनों पॉइंट कंसिडर किए साथ साथ जा रहे थे, लेकिन जब ये तीनों टकराए, जब तीनों यहाँ टकराए, ये यहाँ टकराया, ये यहाँ टकराया, तब बी पॉइंट तभी भी हवा में था, तो उसकी स्पीड हवा में सबसे ज़्यादा होती लाइट की, वो फटाक से यहाँ पे आ गया। तब ये कहाँ जा रहे थे? अंदर। ये यहाँ आया, इसको जो लेंस थी उसकी थिकनेस कम पड़ी क्योंकि हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ की, तो डाइवर्जिंग लेंस के कारण ये पास होके आगे बढ़ गया, और ये अभी भी अंदर ट्रैवल कर रहे, इसलिए ये क्या हो गए? लेट। इसलिए प्लेन वेव फ्रंट जब डाइवर्जिंग लेंस से जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट जब डाइवर्जिंग लेंस से जाएगा तो बाहर कैसे निकलेगा? स्पेरिकल। कैसे निकलेगा? स्पेरिकल। ये रहा इसका आंसर। तो हमें जाना चाहिए ऑप्शन बी के साथ। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसको। ये वाला मतलब कॉपी मतलब लिखना भी है और ये डायग्राम भी बना लो ताकि आपको समझ जाए। आई बात समझ? डन। जाएं आगे, ऑप्शन में चेक कर लो सही या गलत है इसको। ठीक, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट बीम। आईएमपी करना इस सवाल को, दिस इज रियली आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी करो इसको, आईएमपी करो। डायग्राम वाले भी सवाल आते कि अगर ऐसी लेंस रख दी तो कैसा होगा, ये बताओ।
ऐसा कर दिया तो वो क्या होगा, अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट बीम इज गिवन बाय इक्वेशन, एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है और जिसकी वैल्यू क्या है, कुछ नाम दे देते उसको, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू सी, ऐसी एक वेव फ्रंट है। वेव की कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि भाई 2x है, y वेक्टर में वो i में इतनी है और z में मतलब k कैप में इतनी है, वेयर c इज आर्बिटरी कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है, ठीक है। द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ लाइट विथ x, तो ये लाइट रे x डायरेक्शन के साथ किस एंगल में ट्रैवल कर रही होगी। सर लाइट रे क्यों एंगल करेगी, यार भाई लाइट रे है क्या, लाइट रे ऐसी भी है, ऐसी भी है, हर डायरेक्शन में वो अपनी वेव बना रही है और उसकी इक्वेशन देके रखी है हमें, 2x, y, 2z और c। क्या लाइट को मैं वेक्टर मान सकता हूँ, लाइट इज वेक्टर ना, लाइट i में भी होती है, y में भी होती है, i, j के हर डायरेक्शन में लाइट होगी, तो ये मेरे लिए इक्वेशन है। अब मैं मुझे उसका वैल्यू निकालना है, वेक्टर्स के एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा भी निकालते हैं, कॉस गामा भी निकालते हैं, लेकिन हमें एक बात इन्होंने ऑलरेडी बोल के रखी, एक्स डायरेक्शन में निकालना कितना एंगल बना रहा है, केवल किस डायरेक्शन में निकालना, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसलिए अल्फा लेता हूँ, ठीक है। वाई का आएगा तो हम वाई का भी लेंगे, वो भी करके दिखाएंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे एन बार, उसको एन कैप कर देता हूँ, एन कैप मतलब जो उसका इक्वेशन दिया है वो, ठीक है। डॉट उसका कौन सा वेक्टर लेना चाहिए मुझे, एक्स, एक्स मतलब केवल क्या, आई कैप वाले से मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय, हाँ चल डिवाइड वाला बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। कॉस अल्फा क्या आएगा फिर, कॉस अल्फा, एन कैप की वैल्यू क्या होती है, एन बार अपॉन मॉड एन डॉट आई कैप, बराबर है। तो मॉड एन की क्या वैल्यू है, मॉड एन की वैल्यू ये है भाई, ठीक है, ये जो हमने एन लिया वो है 2x प्लस वाई प्लस 2z मल्टीप्लाइड बाय, कौन सा वेक्टर लेना है मुझे, केवल i, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कौन से वेक्टर काम करते हैं, केवल i कैप, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखते वक्त लिख देता हूं i कैप प्लस, इसको मैंने बदलना भूल गया, मैं इस इक्वेशन को बदल लेते हैं पहले, देखो कैसे बदलूंगा मैं, 2x है ना, तो मैं 2x की जगह पे 2i लिख दूं, क्योंकि वेक्टर की दुनिया चल रही है, y की जगह पे क्या लिख दूं, केवल j, और 2z की जगह पे क्या लिख दूं, 2k, ये तो समझ जाएगा ना, ये कन्वर्जन पहले ही करके रखना था, मुझे उसको यहाँ लाना है बार की दुनिया में, तो मैं लिख देता हूँ 2i प्लस 1j प्लस 2k, क्योंकि z क्या होता है k, y क्या होता है j और x क्या होता है i, वेक्टर्स की दुनिया में, मल्टी डॉट i, तो डॉट आई में क्या कर देता हूं मैं, i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि केवल i ही वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि i वेक्टर किस में होता है, x में, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करेंगे, इसी को चेंज करके एक नया प्रॉब्लम बनाऊंगा, या 2-3 प्रॉब्लम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, मॉड i, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो देखो i ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 2i इंटू 1i, कितना बन गया 2, i ने j से किया 0, i ने k से किया 0, 0 ने इससे किया 0, k ने किया 0, तो क्या वैल्यू आई, केवल 2, मतलब केवल इसका मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो लिखने के लिए, ताकि स्टूडेंट को समझे, i का केवल किससे मल्टीप्लाई करो, i, तो क्या आएगा 2 इंटू 1i, 2i इंटू 1i, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहिए, 2i इंटू 1i, तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, और i डॉट i क्या होगा 1, तो क्या आंसर आएगा 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 और ये 8 और एक 9, तो अंडर रूट में 9 कितना आ गया 3, तो यहां लिख देता हूं मैं 3, है क्या ऐसा आंसर, हाँ सॉरी अभी बाकी है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3, तो मैं कॉस को उधर भेज देता हूं, सो निकाल अल्फा ही निकालना है ना, हाँ अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा कॉस इनवर्स 2/, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, इसको कॉपी करो, प्रॉब्लम को नॉर्मल चेंज करते हैं, और इस प्रॉब्लम को और 2 या 3 बार पढ़ाता हूं, वैल्यू बदल बदल के, अभी एक्स में पूछा है ना, इस बार हम वाई में पूछते हैं, ठीक है, पहले इसको कॉपी करो।
ठीक है, अब जिनको नहीं समझा वो लोग एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करो। देखो लाइट जो है, लाइट जब भी ट्रैवल करेगा ना, लाइट कोई एक ही प्लेन में काम करने वाला रे है ऐसा नहीं है। लाइट में हो सकता है कि ये वेव आ जाए ऐसी, और अगर ये किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट का ये, तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनी होगी, और वो भी कितने डिग्री में होगी? 90 डिग्री में, 90 डिग्री में होगी। आई बात समझ में? तो ये कौन सी फील्ड है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या यही एक फील्ड होगी? नहीं, और दूसरी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक, ऐसी ऐसी, और अगर ये है तो इसके लिए फिर से एक क्या होगी? दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? तो डायग्राम देख के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। जिस भी प्लेन में हम उसको देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, वाई में कितने और जेड में कितने, हर एंगल से। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर ज़्यादा ही डिटेल हो रहा है और आपको केवल मार्क्स ओरिएंटेड ही दिमाग में रखना है तो एक फॉर्मूला लिख लेने का सीधा, अगर एंगल पूछा जाएगा तो कॉस, मैं 3 बार लिख देता हूँ, कॉस और कॉस। हो सकता है यहाँ एक्स एक्सिस ही पूछा गया है, वो वाई पूछ ले, जेड पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना, अगर एक्स चाहिए तो क्या लिखना? अल्फा। वाई एक्सिस पूछा तो क्या लिखना? बीटा। और जेड एक्सिस पूछा गया तो क्या लिख देना? गामा। फॉर्मूला क्या है ये समझ रहे हो? दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर वाई एक्सिस, दिस इज फॉर जेड एक्सिस। क्या फॉर्मूला है? एन कैप डॉट, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं हम? आई डॉट आई कैप। अगर मुझे वाई एक्सिस में निकालना है तो क्या लिखूं मैं? एन कैप डॉट वाई एक्सिस के लिए जे कैप। अगर जेड एक्सिस करना है एन कैप डॉट, जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के कैप। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन क्या है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं हम? उसका मॉड। तो ठीक है, यहां भी लिख देता हूं मैं। सो एन क्या लिखेंगे? एन बार अपॉन मॉड एन आई कैप, एन बार अपॉन मॉड एन जे कैप, और यहाँ पे n बार अपॉन मॉड n k कैप। चलो अब ये n की वैल्यू हम देखते हैं, ये n बार है क्या? हमने किसके लिए सॉल्व किया? x के लिए ना। तो मैं इसी इक्वेशन को या इसी प्रॉब्लम को रिवाइज करता हूँ, फिर एक नया प्रॉब्लम लेंगे। मॉड n, जो वेक्टर आपको दिया है ना वो पूरा लिखना है। क्या वेक्टर दिया है आपको? 2x, ये इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, क्या है वहाँ पे? 2x। हाँ ठीक है, अभी हम वेक्टर की दुनिया में, तो x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? i। तो मैं लिख देता, समझ रहे हो ना? अब मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूँ ये वाली, लेकिन मैं वेक्टर्स की दुनिया में तो x नहीं यूज करूंगा, मैं यूनिट वेक्टर्स लगाऊंगा। 2i, 2x है तो क्या लिखा? 2i। y की जगह पे क्या लिखूंगा? 1j प्लस 2z की जगह पे 2 तो लिख दिया, z की जगह पे क्या लिखना है हमें? k। आ गया ये, मल्टीप्लाइड बाय केवल i बार, या i लिख देता हूं। आप चाहिए तो i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हो, लेकिन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय, मॉड में क्या होता है? मॉड निकालना मतलब उस वैल्यू का अंडर रूट में सबका स्क्वायर कर देना। अंडर रूट, बताओ n तो यही है ना, तो देखो ये 2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या है? y, यहां पे भी वैल्यू दी ना, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। सो i इंटू आई 1, ठीक है। सो 2, अब ये क्या हो गया? 2i डॉट 1i, तो 2 इंटू 2 2, और i डॉट i क्या होता है? 1, और बाकी i डॉट j डॉट k डॉट i 0। तो फिर केवल याद रखना, ये प्रोसेस करने में समय नहीं गंवाना है, डायरेक्ट i डॉट i कर दो। सो 2i और 1i कितना हो गया? 2, और i डॉट i क्या हो गया? 1। डिवाइडेड बाय, ये आ गया 4, और ये 4 8, और एक 9, अंडर रूट में 9 कितना होता है? 3, 2/3, 2/3। अब चलो इस प्रॉब्लम को बदल देते हैं, ये तो समझ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, ये सब कुछ एज इट इज रखेंगे, एक्स एक्सिस की जगह पे हम एक्स एक्सिस नहीं ढूंढेंगे। अब हम क्या करते हैं? वाई एक्सिस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करो, वाई एक्सिस ढूंढने का प्रोसेस करेंगे केवल वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं वाई एक्सिस का ही फॉर्मूला रखता हूं, बाकी सबको निकाल देता हूं। अब आपको समझ गया होगा। चलो पहली बात, कुछ भी चेंज करना नहीं है, चाहिए तो इक्वेशन भी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ये केवल x कर देते हैं और यहाँ पे 2y करते हैं। क्या करते हैं? x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू सी। चलो n की वैल्यू लिखते हैं। कैसे आएगी n की वैल्यू? n बार अपॉन n। n बार क्या है हमारा? यहाँ पे x है तो मैं क्या लिखूंगा? i प्लस
2i मतलब 2j प्लस 2z है मतलब 2k मल्टीप्लाइड बाय केवल j। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब बीटा एंगल निकलेगा, अल्फा नहीं, क्योंकि y एक्सिस में क्या निकलेगा? बीटा एंगल, z एक्सिस में गैमा एंगल और x एक्सिस में अल्फा एंगल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय j अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या बन गया फिर ये? 1 इंटू जे 0, 2j इंटू जे 1j 2। अगर आपको लगे नहीं कंफ्यूजन है सर, कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो ना आप, डॉट प्रोडक्ट 0i प्लस j प्लस 0k। अब ये लिखने से भी टाइम पास होने वाला, इतना करना ही नहीं है भाई, j की टर्म से j की टर्म को मल्टीप्लाई करो, बाकी लो ही मत। सो 2j इंटू 1j 2, ठीक है, ये 2 और ये कितना आ गया? अंडर रूट में 9 और नीचे क्या आ गया? 3, तो ये आ गया आपका कॉस बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? कॉस इनवर्स 2/3। ऐसे ही आप प्रॉब्लम बनाओ और इसको क्या करो? सॉल्व करो। ये उसका निकालने का तरीका है। चाहिए तो और एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक लास्ट करते हैं भैया, इसको छाप लेंगे, लास्ट एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड, ये अभी z एक्सिस के लिए करते हैं, किसके लिए? z एक्सिस के लिए। अभी आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये c है और हमें पूछा है z एक्सिस में उसका एंगल निकालो। तो z एक्सिस के लिए होगा कॉस गैमा इज इक्वल टू एन कैप डॉट, z एक्सिस है मतलब कौन सा? k कैप। z एक्सिस में क्या लगाते हैं हम? k यूनिट वेक्टर। सो n की वैल्यू क्या आएगी? मॉड n डॉट k कैप। क्या ये n ये है 2i प्लस 2j प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाय केवल k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कर देता हूँ यार, 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? k i को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, j को नहीं करेगा, k किससे मल्टीप्लाई करना है? केवल k से। 2 1 इंटू 1 2 और k डॉट k खत्म। यहाँ पे क्या आएगा? 4 और 4 और 4 कितना आ गया? 12। तो ये आ गया आपका 12। सो 2√12 और ये आ गया आपका कॉस गैमा। तो ये गैमा इधर रखो, कॉस इनवर्स को उधर भेज दो, आ गया आपका आंसर। तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स फील दे रहा होगा। ठीक है, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस कर लो अलग अलग एंगल के लिए, आ जाएगा। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन करो इसको, रियली आईएमपी क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, आईएमपी करेंगे हम इसको। आपको मैंने शायद हमने थर्ड पार्ट एक बनाया था, उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक जुगाड़ सिखाया था। उस जुगाड़ से हम आराम से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उस डेरिवेशन को कर सकते हैं। आई प्लस एम ए बी प्लस बी ए सी, आर प्लस डी ए सी प्लस डी सी ए, पूरा डेरिवेशन यही एक जुगाड़ में खत्म, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ए बी। इस यहाँ पे आपको एक वेव फ्रंट दिख रहा है, उसका नाम है ए बी। ये वेव फ्रंट है, ए से लेके बी तक ये एक वेव फ्रंट है। ठीक है, मतलब वो वेव पीछे से आ रही है, ऐसे कहीं से आ रही है, और उसका जो हमें केवल कौन सा पार्ट दिख रहा है? ए बी, इतना वेव फ्रंट दिख रहा है, वो आ रही है इधर से ऐसी, ए और बी। और जब वो टकराई पहली बार तो उसने यहाँ पे θ1 एंगल बनाया। क्या बनाया? θ1 एंगल। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ मीडिया बदल गया, मैं लिख देता हूँ वाटर है अभी नीचे, ऐसा लिख देता हूँ झूठ झूठ, और यहाँ एयर है। अच्छा, यहाँ लिखा ही एयर। तो जब ये पहला पॉइंट टकराएगा तो ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा। कहाँ जाना स्टार्ट करेगा? नीचे। तब बी पॉइंट क्या कर रहा होगा? वो अभी भी किस मीडिया में? एयर। वो ट्रैवल कर रहा है। क्या दोनों की स्पीड सेम है? नहीं, दोनों की स्पीड सेम नहीं है। ये अभी भी हवा में रुका है। ऐसी वेव आई ना, पहले इसको टकराने को मिला तो ये पानी में चला गया, ये अभी भी हवा में। तो जब तक ये ए से सी तक ट्रैवल कर रहा था, तब ये बी से कहां तक ट्रैवल कर रहा था? डी तक। अब जैसे ये डी को टकरा गया, अब ये खुद पानी में जाएगा। लेकिन इस पूरे दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है? इसने ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसने बी से लेके डी वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है? ऐसा हो रहा है, ये वाला वो डिस्टेंस है और इसका ये वाला डिस्टेंस है। सर यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। वाई? भाई यहाँ पे मीडिया बदल गया ना, मीडिया बदल गई तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? चेंज। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसी फिगर है, ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द वेव फ्रंट,
एंड वो एयर मीडिया से आ रहा है, अनदर जो मीडिया है दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है, हमने पानी मान लिया. देन दिस वेव फ्रंट इज स्ट्राइक ऑन द वाटर एंड इट स्टार्ट रिफ्रैक्टिंग. सो एट ए पॉइंट ई फर्स्ट रिफ्रैक्ट दैट, वो जो ए से लेके सी तक रिफ्रैक्ट हुआ और तब तक ए डी कर ट्रैवल कर रही थी. ये सब कुछ उसने बताया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी क्यू. तो बताओ पी क्यू मीडिया मतलब सेकंड मीडिया का बाउंड्री के बाद, नहीं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, तो इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढने को बोला है. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मानता हूँ μ1. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है 1. और यहाँ पे कोई आंसर नहीं निकाला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. अगर मुझे ये नहीं आ रहा है तो मैं सीधी सी बात यही करूँगा, जब नहीं आए ये प्रॉब्लम तो मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, बोलो, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. और हमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके आंसर्स में क्या आने वाले कुछ एंगल्स. तो इस बार न मैं लैम्बडा के बारे में सोच रहा हूँ, ना सी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात करूंगा, एंगल और इसके बारे में. लेकिन कुछ रिलेशन यूज करने पड़ेंगे. मैं ये रिलेशन को उठाता हूँ, ये वाला रिलेशन, स्पीड को छोड़ देता हूँ, ये वाला रिलेशन. अगर मुझे एंगल निकालनी भी है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लैम्बडा की. और मुझे लैम्बडा के बारे में क्लियर क्रिस्टल दिख रहा है कि यहाँ बनने वाली जो वेव है वो कुछ इस तरह होगी और यहाँ बनने वाली वेव कुछ इस तरह होगी. आई बात समझ में, यही वेव बनेगी ना. क्योंकि अगर मुझे वेव पता चल गई, लैम्बडा पता चल गया, तो क्या लैम्बडा एंगल के बराबर नहीं लग रहा है आपको, बराबर है. क्या रिलेशन को रीराइट कर दें, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, λ1 अपॉन λ2 के बराबर. मुझे क्या निकालना पड़ेगा फिर, λ1 और λ2. अगर λ1 और λ2 मिल गए तो वो किसके बराबर आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर. तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना क्या एक ही बात है, या मैं लैम्बडा निकालूं, क्या एक ही बात है, क्योंकि लैम्बडा ही किसके बराबर आ जाएगा, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स के बराबर. लेकिन मुझे लैम्बडा मतलब क्या है, व्हाट इज लैम्बडा, वेव की लंबाई, वेव लेंथ, वेव की लंबाई. तो क्या ये वेव लेंथ नहीं है, यही वेव बनी ना, तो यही तो वेव की लंबाई है, या वो डिस्टेंस है जो वेव ने तब ट्रैवल किया. आई बात समझ में. तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, बी और डी की लेंथ निकालनी, और मुझे ये किसकी लेंथ निकालनी है, ए और सी की. तो मुझे ये लेंथ निकालनी, तो मैं कॉस यूज करूँ या साइन, साइन. क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, साइन. तो यहां लगाते हैं, चलो साइन लगाते हैं. बताओ साइन, ये क्या है, θ1 है ना, θ1 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, बराबर. उसके बाद मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं ये क्या है, θ4, ये θ4 लिखा है शायद, ये θ4 है. तो अगर मुझे θ4 निकालना है और ये लेंथ निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन θ4 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी. चलो मैं साइन θ1 अपॉन साइन θ4 क्या आया, ये बी डी अपॉन ए डी, और ये क्या आया, ए सी अपॉन ए डी. ए डी मर गया, तो ये क्या बन गया, बी डी अपॉन ए सी. बी डी अपॉन ए सी क्या बता रहा है, उसकी वेवलेंथ के बारे में, और जो किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर. तो यहाँ पे क्या है, बी डी अपॉन ए सी. तो यहाँ क्या हो गया, मेरा बी डी क्या है और ए सी क्या है, लैम्बडा के बराबर. और लैम्बडा किसके बराबर है, μ2 अपॉन μ1 के बराबर. क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा μ2 अपॉन μ1 जो लैम्बडा, क्योंकि बी डी अपॉन ए सी क्या निकलेगा हमारा, बी डी अपॉन ए सी निकलेगा साइन θ1 अपॉन साइन θ1 अपॉन साइन θ4. तो अगर ये मुझे मिल जाए जो लैम्बडा के बराबर है, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि हमारा μ2 अपॉन μ1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सेकंड मीडिया का, वो क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनाएगा हमारा सेकंड मीडिया का, वो हो जाएगा साइन θ1 अपॉन साइन θ4 के बराबर. ये एक मेथड है, दूसरी भी मेथड करते हैं. ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक बार इसको छापो और दूसरी मेथड से भी करते हैं. पहले इसको देख लो, अगर ये समझ. नेक्स्ट, अब ये एक मेथड अगर दिमाग में नहीं बैठी तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन वाला भी पार्ट देख सकते हैं. उसके लिए हम छोटी डायग्राम फिर से बना लेंगे. यही चीज को मैं अलग तरीके से समझाता हूं. ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो यहां गिर रही है, इसका नाम है ए
और इसका ये जो पार्ट है वो क्या है, बी, ये क्या है, ए बी। मैं नाम बदल देता हूँ और प्रूफ हो जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद ये वेव फ्रंट जब ए यहाँ पे गिरी तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गया। उसके बाद हमने कंपास में एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस लिया था और उसको टर्न कर दिया था, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने बना के रखा है। उसके बाद यहाँ से एक टेंजेंट बनाया और टेंजेंट बनने के बाद यहाँ से एक लाइन खींच दी। यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल को नाम दिया था हमने एम, ये ए, और ये इंसिडेंट एंगल है, ये है हमारा आई। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसका नाम था हमारा आर, बराबर है। ये ए और सी था और यहाँ से ए और बी आया और यहाँ चला गया और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं सी, और इस आगे जो जाने वाली ये वेव फ्रंट होगी, ये सही है। ए बी ए सी पे गिरी, आगे आई, इस आई प्लस, मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं होगा, ये पॉइंट डी है, आई एम सॉरी, ये पॉइंट क्या है, डी। इसको डी ले लेते हैं ताकि हमारे डेरिवेशन से भी ये प्रूव हो। इस पॉइंट का नाम है डी। फिर हमने एंगल निकाला था, क्या निकाला था, एंगल। कैसे, एंगल आई प्लस एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी ए सी। आप ये अगर ये ज्योमेट्री अगर चेक करोगे, दोनों 90-90 एंगल है। एंगल आई प्लस एंगल एम ए बी, ये वाला एंगल, ये दोनों कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। और दूसरा एंगल निकाला था एंगल एम ए बी प्लस बी ए सी, ये कितना आया था, 90 डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया कि एंगल बी ए सी ही किसके बराबर है, एंगल आई के बराबर। इसका मतलब एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल किसके बराबर आता है, एंगल आई के बराबर। तो यही मैं यहां भी कहना चाहता हूं। अगर मैं इसको लाइट रे को खींच लूं, लाइट रे को क्या कर लूं, खींच लूं, यहां पे एक नॉर्मल डाल दूं और यहां पे ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये क्या हो रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, यही एक्चुअली एंगल, ये अभी मैं इसको θ1 मानता हूं, यही θ1 एक्चुअली क्या आएगा यहां पे। जैसे कि ये इंसिडेंट एंगल इधर वाला, ये कहां बन रहा है, अंदर, उसी तरह ये θ1 की सेम वैल्यू कहां आएगी, यहां पे। दूसरी केस में चेक करेंगे, नीचे वाले में एंगल आर प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए। ये ज्योमेट्री अभी लास्ट वाली वीडियो में हमने उसको देखा है। अगर इसको मिटा दे तो हमारा आर एंगल क्या आएगा, डी ए सी 90-90 चला गया तो ये माइनस सिंबल आएगा सब्सट्रैक्शन का। तो एंगल डी ए सी या डी सी ए किसके बराबर आएगा, आर के बराबर। आर तो हमारा ये एंगल है ना, यहाँ पे ये आर एंगल है, लेकिन वो किसके बराबर आएगा, डी सी ए, इस एंगल के बराबर आएगा। किसके बराबर, इसके। मतलब जो आर एंगल है वो एंगल क्या है हमारा यहाँ पे, θ1। तो अगर यहाँ θ4 है, यहाँ θ4 होगा तो इधर का भी एंगल क्या आएगा, θ4, और इधर θ1 है तो ये भी एंगल क्या आएगा, θ1। वहाँ हमने खाली नाम अलग दिए थे, यही हम बार बार समझाने की कोशिश अब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से निकालें तो हमें ये दिमाग में आएगा कि यहाँ नॉर्मल डालने के बाद जो एंगल आता है θ1, वही एंगल कहाँ मिलेगा हमें, अंदर भी। ये एंगल, ये और ये एंगल क्या होगा, 100% सेम। अगर नहीं लगा तो उसके लिए और भी ज्योमेट्री देखी जा सकती है, मैं बताऊंगा वो भी। थर्ड, अगर ये एंगल मानता हूं कि मैं रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल को नाम देता हूं मैं θ4, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वही यहां का एंगल बनेगा θ4। अगर वो ज्योमेट्री देखनी तो आप फिर से देखो, ऐसी लाइन है, ऐसी, और कहां जा रही है, ऊपर, और ये हो गया उसका एंगल थीटा, और ये एक नीचे की लाइन है, ये कितने डिग्री है, 90। अगर ये 90 और ये θ1 है तो बताओ ये कितना आएगा, 90 माइनस θ1, ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस θ1। अब इन दोनों में बताओ ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस 90 माइनस θ1। तो 90 माइनस करो, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस θ1, ये चला गया, ये भी वैल्यू क्या आएगी, θ1। मैं वही बार बार बताने की कोशिश, उसके लिए इतना बड़ा डेरिवेशन जो सीखा है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाहर वाला जो इंसिडेंट एंगल होता है वही इधर का एंगल होता है, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वही सामने वाला एंगल होता है। अब इस हेल्प से हम क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ लिख देंगे। स्नेल्स लॉ क्या, स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है, स्नेल्स लॉ बताता है साइन आई
अपॉन साइन आर किसके बराबर है, μ2 अपॉन μ1 के बराबर। लेकिन μ1 क्या है हमारा, एयर। μ1 क्या है हमारा, एयर। अगर μ1 एयर है तो क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, μ2 के बराबर, क्योंकि ये तो 1 हो गया। बट साइन इंसिडेंट एंगल क्या है हमारा, इंसिडेंट एंगल क्या है सर, इंसिडेंट एंगल ये है और उसका नाम क्या है, थीटा। अगर नहीं दिमाग चला तो और उसकी जुगाड़ बताता हूँ। अगर ऐसे डायग्राम आ जाए भाई, जो एंगल आपका ये होता है ना यहाँ का, वही एक्चुअली आपका कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल। तो फिर उसके लिए एक नॉर्मल मारते हैं ये, तो ये अगर θ1 आएगा तो अंदर का ये एंगल भी क्या आएगा आपके लिए, θ1। तो मैं इंसिडेंट एंगल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ अब, θ1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ θ1। और जो ये एंगल है R रिफ्रैक्टेड, यही एक्चुअली क्या होता है, ये सामने वाला एंगल जो हमने प्रूव किया। तो इसके लिए लिखता हूँ मैं θ4। तो इसलिए ये बन जाएगा θ4। ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, छापो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। अ फिगर शो अ प्लेन वेव फ्रंट एट टाइम टी। एक इस डायग्राम में क्या किया इन्होंने, एक फिगर दी है और वो भी जो फिगर है वो केवल एक प्लेन वेव फ्रंट दिखा रही है और टी टाइम है। तो मैंने लिख दिया टाइम जब टी था तब ये वेव कैसी आ रही थी, प्लेन वेव फ्रंट। क्या आ रही थी, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रही थी। ठीक है, टी टाइम पे वेव कैसे आ रही थी, प्लेन। एंड एट टाइम, अच्छा एट टाइम t1, तो टाइम t1 पे ऐसी वेव आ रही थी। अच्छा सॉरी, वेव फ्रंट एट टाइम t एंड एट टाइम t1, ये t की थी, और जब टाइम t1 आ गया तो वेव फ्रंट कैसी हो गई, कुछ ऐसी हो गई, ऐसी। तो t कितना रख दिया हमने अब t1, और जब टाइम t था तो वो कैसे आ रही थी, प्लेन। और अब यह आ रही है कुछ कर्व टाइप की वेव, मैं उसको रिवर्स स्पेरिकल वेव बोल सकता हूँ, स्पेरिकल टाइप की वेव हमें मिल गई। तो बताओ यहाँ कौन सा डिवाइस हमने रखा होगा, कौन सा डिवाइस रखा होगा। अगर हमें डिवाइस के बारे में सोचना है तो हमें फिर से 3 पॉइंट मार्क करने चाहिए। हम 3 पॉइंट मार्क कर ही लेते हैं। ये पहला पॉइंट A, एक मिडल में लेना है पॉइंट B, और एक मिडल में लेना है, यहाँ लेना है C। A B C तीनों सेम कंडीशन पे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सेम टाइम में। कभी ये पास्ट में यहाँ रही होगी ये वेव, देखो तीनों भी साथ में चल रहे हैं। तो जब इसने ct डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ct, इसलिए साथ। ऐसा हमने बीच में क्या रख दिया कि उसमें अब A पॉइंट आगे आ चुका है काफ़ी, C पॉइंट भी आगे आ चुका है, और D पॉइंट को रुकना पड़ा, लेट हुआ। तो क्या मैं ऐसी डायग्राम बना दूं तो शायद सेटिस्फाइड आंसर मिल जाए हमें। क्या मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना दूं, इससे क्या होगा, अगर A पॉइंट इस पर टकराया भी तो उसको बहुत कम समय लेंस में रहना है, और वो कहाँ आ जाएगा, आगे। B पॉइंट का ऐसा नहीं होगा, वो जब टकराएगा लेंस से, सो ही हैज़ टू ट्रैवल दैट कंप्लीट लेंस। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि मीडिया बदलती है, वेलोसिटी बदल जाती है, लैम्बडा बदल जाता है, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, और उसके कारण लेट होता है। तो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट याद आ गया होगा आपको। तो जब ये लाइट का पॉइंट यहाँ से जाएगा तो वो थोड़ा लेट पहुँचेगा। और जो C की हालत है वो भी एक ही बराबर है, वो टकराया, बहुत कम एरिया उसको चांस मिला, वो भले ही थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होगा, लेकिन बता रहा हूँ। और वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखो A और C पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस होने के कारण बहुत कम समय उसको दूसरा मीडिया में जाना पड़ा। ठीक है, अब वहाँ से वो थोड़ा बेंड होगा, वो बातें हमें नहीं करनी है, हमें तो बस उस चीज़ पे फोकस करना है। अब यहाँ जो B पॉइंट है उसको थोड़ा सा क्या लगेगा, डिले, और उसके कारण कॉन्वेक्स लेंस में से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो वो उस तरह से सिंबल दिखाएगी। तो आंसर क्या है इसका, कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस। हमें C ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर प्रिज्म यूज करते तो क्या होता, चलो आंसर आ गया है हमारा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको, ये आंसर सही है। अगला प्रिज्म आता तो क्या होता, किस टाइप की वेव बनती। तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म के लिए भी लेते हैं, प्रिज्म का भी निकाल के देखते क्या होगा। ये समझ गया आपको, ये क्या फिनोमेनन है, क्यों ये पीछे रह गया। जैसे ही हमने सिंगल स्लिट और स्लैब वाला एक डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमें ये दिखा था कि जब हम स्लैब डालते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अंदर स्लो, क्या हो जाती है, स्लो। सर हवा में कैसे फास्ट है, याद रखना लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ मिलेगी आपको, एयर में, उसके ऑप्शन में कोई भी नहीं, उससे ज़्यादा फिर वैक्यूम में मिलेगी।
लेकिन हम वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं, एयर में। अर्थ पे सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड कहाँ देखने को मिलेगा, केवल और केवल हवा में। तो अभी ये लाइट रे कहाँ है, एयर में। उसके बाद उसको कौन सा मीडिया मिला, ग्लास। इसको भी मिला, कम एरिया मिला, इसको भी मिला कम, तो ये गई और थोड़ा काम करके फटाक से आ गई, ये गई इसमें आई और फटाक से आगे आ गई। लेकिन इसको ज़्यादा थिकनेस का लेंस मिला जाने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो। वेलोसिटी मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन। स्पीड डाउन होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो लेट पहुंची। तो हमने तीनों पॉइंट का कर्व बना दिया, तो हमें क्या आंसर मिला, ये। प्रिज्म होता तो क्या होता, मानो एक प्रिज्म रख दिया और यहाँ वही प्लेन पोलराइज लाइट रख दी हमने, ये वाली प्लेन पोलराइज लाइट, ये कुछ नाम दे देते इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। ये अब यहाँ पे जब ये प्लेन पोलराइज लाइट टकराएगी, ये लाइट रे आया, टकराया, ठीक है समझ लो, अभी टकराया, ये भी टकराया, तो जब ये टकराएगा तो ये ऐसी झुक जाएगी इधर। शार्प एज पे लाइट टकराने के बाद क्या होती है, बेंड हो जाती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या देखने को मिला यहाँ पे, डिफ्रैक्शन, बेंड हो गई ना। और ये लाइट रे इसके साथ आएगी, अब शार्प एज फिर से लगी, थोड़ी सी ये भी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो क्या ये हमारा ग्राफ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और यहाँ जो लाइट रे गिरेगी वो भी डिफ्रैक्ट होगी, तो फिर वो इस तरह की प्लेन पोलराइज लाइट आगे जाएगी। प्रिज्म से जाने के बाद लाइट कहाँ मिलेगी, झुकने के बाद। आप प्रिज्म ले लो और इधर से टॉर्च चमकाओ, लाइट आपको प्रिज्म के आगे बेंड होते हुए दिखाई देगी, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर तो आ गया ऐसी। प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर की क्या जरूरत है, प्लेन मिरर रखोगे उसके सामने मिरर तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो प्लेन मिरर का ऑप्शन ही नहीं है, ये यहाँ ही पहले गलत बता दिया। तो हमें सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर आप कॉनकेव लेंस यूज करोगे तो क्या होगा, हाँ कॉनकेव भी करके देखते, बी ऑप्शन, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव, ये प्लेन पोलराइज लाइट आई और ये कॉनकेव है, ये लेंस बुढ़े लोगों की लेंस, कॉनकेव। ये लाइट को डाइवर्स करता है, जमाता नहीं है, फैला देता है लाइट को। अब यहाँ से जो आएगा इसको डिले होगा, यहाँ से जो लाइट जाएगा इसको डिले हो जाएगा, और यहाँ से जो लाइट जाएगा वो आगे पहुँच जाएगा। इस टाइप का वेव बनेगा, जो ऑलरेडी हमने एक न्यूमेरिकल में देख लिया। तो फिर हमें ऐसी लेंस चाहिए, तो अगर ये लेंस यूज करेगा तो ऐसा होगा, और ये लेंस यूज करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसी वेव मिलेगी। आई बात समझिए। प्रिज्म का आया तो प्रिज्म का कैसे आएगा, ये प्लेन वेव फ्रंट गिरी तो वो ऐसी बेंड हो जाएगी। मिरर का आया तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक ही यही प्रॉब्लम में हमारी सारी तैयारी खत्म। प्रिज्म आएगा, ऐसा वेव फ्रंट जाएगा, ए बी, ऐसा झुक जाएगा यहाँ पे ए बी। प्रिज्म और कॉनकेव लेंस आ गया, कॉनकेव लेंस, प्रिज्म के बाद कॉनकेव लेंस लगाओगे तो और कई अलग ही पैटर्न मिलेगा। केवल कॉन्वेक्स लगाओगे तो हमारा डिजायर्ड आंसर हमें मिल जाता है, और प्लेन मिरर लगाओगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिजल्ट अलग ही कुछ आएगा। ये भी सवाल हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। प्रोपोगेशन कहाँ हो रहा है, एयर से लेके ग्लास के अंदर, ठीक है। लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है एज शोन इन फिगर। तो यहाँ बहुत सारे वेव फ्रंट बता दिए, हम भी यहाँ बता सकते हैं कि ये वेव फ्रंट है, ठीक है, और ये एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर टू ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दे दिया होगा और एयर का हमें पता ही है। इन फिगर एज वेव इज मूव इनटू द ग्लास, द हाइगेन्स वेवलेट एट पॉइंट ई विल बी एक्सपांड। एक ई पॉइंट पे हाइगेन्स के हिसाब से वेव क्या होती है, एक्सपांड हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। वेन इट पास टू द पॉइंट सी, तो ये सी तक जब पहुंचेगी, सी से टकराने के बाद वो एक्सपांड होगी। और ये हमें भी पता है कि जब लाइट वेव रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया में ये ट्रैवल करती है तो वो कुछ शेप बदल लेती है थोड़ा, इसका मतलब वेव में चेंज आएगा। और मैं ऐसे बना देता हूँ उसको, ये हो जाएगी ऐसी, तो आपको ये दिखेगी इसका वेव फ्रंट और इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट नाम दे देता हूँ मैं, उसके नाम देता हूँ, एच नाम है इस पॉइंट का एच, और इसका नाम है ई, इस पॉइंट का सी। और यहाँ पे कहीं पे अब वो नीचे आना स्टार्ट हो रहा है। तो ये वेव फ्रंट यहाँ आई, पहले एच पॉइंट टकराया पानी पे और फिर इसने रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया, ये नॉर्मल है। फिर ई से वो सी तक हवा में ही ट्रैवल कर रहा था, एयर में। जब ये एच से लेके जी तक चला गया
तब ये ई से लेके सी तक चल रहा था, उसके बाद वो नीचे आना क्या हो गया, स्टार्ट। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 3/2। इन द सेम टाइम इंटरवल अ हाइगेन्स वेव एट पॉइंट एच विल एक्सपांड इन द ग्लास अप टू जी। तो ये एच से लेके जी तक एक्सपांड हुआ, तब ये ई से लेके एच तक चल रहा था, ये आपको आता है। द डिस्टेंस एच जी, तो बताओ ये एच जी इतना डिस्टेंस कितना होगा। एक्चुअली ये वेव के फॉर्म में ही एक्सपांड होता है, तो मैं सीधा बता दूंगा आपको कि यहाँ ये वेव चल रही है और ये भी क्या चल रही है, वेव। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना चाहिए, वेव की लेंथ। तो लाइट जब यहाँ एयर में रहता है तो उसका लैम्बडा अलग है, और जब वो ग्लास में जाएगा तो ग्लास में जो नया एच डैश नया लैम्बडा आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैसी वो अपनी वेव क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा तो मानो कि एक दरवाजा है, ओपन डोर है, और यहाँ से मुझे निकलना है, और ये बिल्कुल मेरे हाइट के यहाँ तक है, तो मैं कैसे चला जाऊँगा, डोर से सीधा निकल जाऊँगा तो डोर हो जाएगा। लेकिन मुझे इसके जाने के बाद एक नया डोर मिला, इसमें से भी मुझे जाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सीधा अपनी हाइट के हिसाब से वहाँ जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ तक आ जाएगा, डोर छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा डोर के हिसाब से। इसका मतलब जिस तरह मीडिया होता है लाइट भी उसी तरह अपने को क्या करती है, चेंज। तो यहाँ चेंज किसके हिसाब से होगा, यहाँ मुझे डोर के हाइट से खुद को बदलना पड़ेगा। इसी तरह लाइट की वेव को किसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। और उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है नए मीडिया में, पुराने इसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्बडा है, तो नए की वेवलेंथ क्या आएगी, पुराने की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आज के लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो पुराने की वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा दी थी उन्होंने, कहीं पे दिया होगा लैम्बडा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, 3/2। तो 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो नई वाली वेवलेंथ जो होगी वो होगी 2 λ/3। एक्चुअली ऐसा ही प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, λ1 नाम दिया था हमने, इसको λ1 नाम दे देते हैं, λ1। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। डन, आगे बढ़ते हैं, करें कट। नेक्स्ट, अननोन शेप वगैरह, ठीक है, ये थोड़े से सिंपल वाले प्रॉब्लम है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर वाला, ये होमवर्क के लिए ले लो, अभी ये इजी है, अगर आए तो ठीक, नहीं तो करा देंगे बाद में। जो इजी प्रॉब्लम है अभी उसको टालते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी जाते हैं, एक एक टाइप के लेंस वगैरह के प्रॉब्लम हमें आ गए। अ वेव ऑफ अ डिस्टेंस सोर इज नोन अननोन शेप इज अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से प्लेनर आनी चाहिए। आप मतलब ये सवाल होमवर्क के लिए, ये इसको आप होमवर्क लिखो, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं हार्ड लग रहे तो आप बताओ मुझे वैसे कमेंट में। एक अननोन डिस्टेंस पे अगर लाइट आपके पास आई, अननोन डिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, अननोन डिस्टेंस में मानो सन है, काफ़ी दूर है, वहाँ अगर पास जाओगे तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलना पॉसिबल है, मिलेगी। लेकिन आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जब सोचते हो उसके बारे में, तो ये वेव आप तक आते 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 लगभग प्लेन वेव फ्रंट बन जाती है। तो क्या मानना है आपको, प्लेनर? तो ये सवाल चिंदी है, आप घर पे इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये होमवर्क के लिए आप रख सकते हो। चलो, अभी ये तो सॉल्व कर ही दिया है ना, कुछ होमवर्क की जरूरत नहीं, ये हो गया प्लेनर इसका। लॉन्ग डिस्टेंस से वेव जब भी आपके पास ट्रैवल करेगी, काफ़ी दूर डिस्टेंस से, तो इसका मतलब सीधा है कि वो कैसे आएगी, प्लेन वेव फ्रंट में आएगी। तो प्लेन है, कोई करने की जरूरत नहीं, यही कर लेते हैं। ये भी देख लो, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है दिखने में। लाइट वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलॉन्ग वाई एक्सिस। वैक्यूम में मानो ये स्क्रीन वैक्यूम है और एक लाइट वेव आ रही है और वो वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, ये एक्स है, या चलो ऐसे ही लेते हैं, ये एक्स है और ये क्या लेते हैं, वाई। तो वाई डायरेक्शन में एक वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, वेव है भाई, वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये वेव है, तो वेव का भाई एम्पलीट्यूड होता है, वो एंगल से जा रही तो मैं लिख दूंगा साइन ओमेगा टी, लेकिन किस दिशा में जा रही है, वाई में, तो इज इक्वल टू वाई तो लिखना पड़ेगा ना, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो उसको रिप्रेजेंट किस दिशा में किया जाएगा, केवल वाई डायरेक्शन में। तो ये उसके लिए वाई क्या आएगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, वो वेव जब वाई दिशा में जा रही है, समझो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं, वो आपसे खाली बातों में उलझा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जा रही है ना। एक्स के बारे में सोचो, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है उसका एक्स एक्सिस, सोचो प्रॉब्लम इजी है। अब आप एक्स में देखो, ये माइनस एक्स होगा फिर, बराबर है।
तो इस पॉइंट के बारे में बात करो, केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। यहाँ y पे तो आगे जा ही रही है वेव, लेकिन उस समय x में कहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इधर कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, -x, इधर भी माइनस है, यहाँ एम्पलीट्यूड थोड़ी कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम हो गई, आगे बढ़े y में, y बदला नहीं, y में तो जा ही रही है। अब x में क्या एम्पलीट्यूड आ गई आपकी, पॉजिटिव x, यहाँ आगे गए सर और बड़ी x, फिर कम x, कम x, कम x। क्या x में वैल्यू फिक्स रह रही है, x में कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी ज़्यादा है, कभी ज़्यादा है, और वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर निगेटिव में कम, निगेटिव में ज़्यादा, निगेटिव में और ज़्यादा, निगेटिव में और ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। इसका मतलब x की वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? हाँ, तो लाइट जब जाती है तो भाई वो x में भी ट्रैवल कर रही है एट ए टाइम, y में भी कर रही है, लेकिन x की जो वैल्यू है ऑसिलेशन की वो क्या है, वेरिएबल। x की वैल्यू क्या है, वेरिएबल। लेकिन y क्या है, y क्या है, कांस्टेंट। क्या वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई चलने के लिए? नहीं, वो y में क्या है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट। x वेरिएबल है उसका, y वेरिएबल नहीं है, तो हमें y करना चाहिए। तो सवाल IMP है और कंफ्यूज करने वाला है, लॉजिकल सवाल है, तो 15 को भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये चिंदी सवाल है, आपको करने चाहिए थे, लेकिन 15 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता, इसलिए हमने बना दिया। सो इन दिस डायग्राम y कंपोनेंट इज नॉट स्टेबल, y में ऑसिलेशन हो रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं हो रहे, कभी कम होते हैं, कभी जीरो हो जाते हैं, लेकिन कभी पॉजिटिव में बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, फिर निगेटिव में बढ़ते हैं, निगेटिव में घटते हैं। बट y डायरेक्शन में क्या चल रहा है, वेव y डायरेक्शन में कांस्टेंट चीज या कॉन्स्टेंटली जा रही है, तो y हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बस x कांस्टेंट, z का तो कोई लेना देना ही, ये सब आपको बहकाने के लिए दिया है। अब हमें जाने चाहिए प्रॉब्लम नंबर 16 पे। प्रॉब्लम नंबर 16 मतलब ये इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बताया प्रॉब्लम में 16 में, रॉकेट इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द अर्थ विद द वेलोसिटी 0.2 c। एक रॉकेट अर्थ से ऊपर ट्रैवल कर रहा है और उसकी अपनी जो वेलोसिटी ना वो 0.2 c है, पता नहीं c क्या है, तो रॉकेट बना लेते हैं। एक रॉकेट, ये रॉकेट है, रॉकेट की वेलोसिटी कैपिटल V से दिखाएंगे हम, वो है 0.2 c। रॉकेट इमिट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रॉकेट क्या कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, जब ट्रैवल करेगा तो वो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। मानो ये रडार भी यूज करना है क्या यहाँ पे, ठीक है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक रडार लगा के रखी है। क्या लगा के रखी है, रडार। रडार के बारे में आपको पता है ना, रडार हमें वही वेलोसिटी बताता है। रडार के बारे में भी एक दिमाग में रखना, रडार पे जो आंसर आते हैं ना, वेलोसिटी गिवन बाय रडार इज डबल देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। ये दिमाग में सेट करना। वो क्या करेगा, हमें आंसर जो भी देगा ना वो दुगना दे देता है, फिर हमें डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिमाग में रखना है। थ्योरेटिकल पॉइंट है कि जो आपको वैल्यू मिलने वाली है रडार से वेलोसिटी के बारे में, वो एक्चुअली रडार कितनी दे देगा, हमें दुगनी दे देगा, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है, ऐसी उसकी सेटिंग होती है। आगे बढ़ेंगे, तो ये सैटेलाइट जा रहा है, सैटेलाइट की वेलोसिटी है 0.2 c के बारे में कुछ पता नहीं, c होगा स्पीड ऑफ लाइट ही होगा ऑब्वियसली। द रॉकेट इमिट अ सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रॉकेट जब ट्रैवल कर रहा था तो उसने सिग्नल इमिट कर दिया यहाँ पे, और वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को क्या मान लूँ, रॉकेट की ओरिजिनल, मैं उसको छोटा v मानता हूँ। फ्रीक्वेंसी को f मानना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में v मानते हैं, हम भी v मानेंगे, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। वो कितना है, 4 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो यहाँ रडार के पास एक बंदा खड़ा है, उसको वो फ्रीक्वेंसी कितनी लगी, क्या वो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, चेक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, क्या वो एपरेंट आएगी। हमने ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के कॉन्सेप्ट में सीखा है कि अगर कोई दूर एक स्टार हो ये, और हम स्टार के पास खड़े हैं, तो हमें स्टार ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन हम रुके हुए हैं और स्टार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय बाद वो स्टार दूर जाने के बाद हमें कैसा दिखने लग जाएगा, रेड। कैसा दिखने लग जाएगा, रेड। क्या सच में वो रेड है। मानो कि वहां पे हमारा कोई दोस्त रुका हुआ है ऑब्जर्वर, और उसको हमने फोन किया तो उसने कहा नहीं, यहां तो ब्लू ही दिखाई दे रहा है।
इस बंदे के लिए वो स्टार ब्लू है, लेकिन दूर जाते ही हमें क्या मिलता है, रेड या ब्लू शिप। आई बात समझ में? ये सारा वेवलेंथ का और उसका इशू होता है। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1 माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ सीखा है हमने ये? बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। कहाँ पढ़ा इसको हमने? लास्ट वाली वीडियो में, डॉपलर इफेक्ट्स में। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसके नाम दे देते हैं। इसको नाम क्या है कि ये है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मराठी में त्याला म्हणतो आपण भासमान। फील होता है ऐसे कि वो ऐसी होगी, ऐसा नहीं आएगा। ये क्या है आपकी एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी। 1 तो 1 है, v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमारे पास सैटेलाइट है तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट नहीं, क्या रॉकेट है ना, आई एम सॉरी, रॉकेट। और c है स्पीड ऑफ लाइट। आगे ये बात समझ में? अब ये नीचे वाला पार्ट हम हटा देते हैं। ये भी आपने लिख लिया होगा कि जो रडार दिखाता है उसकी वैल्यू एक्चुअली डबल दिखा दी जाती है, हमको उसको आधा करना है। ठीक है, तो क्या है आपके पास एपरेंट, वो निकालना है ना। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? क्या ऑब्जर्वर जमीन पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुन पाएगा उसकी? नहीं, वो तो काफी दूर है उससे, तो हमें वो निकालनी है। तो मैंने एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए लिख दिया v डैश, नहीं पता है हमें, लेकिन उसकी एक्चुअल रॉकेट की कितनी है? 4 × 10⁻⁷। तो v जो है उसकी ओरिजिनल लिख दिया 4 × 10⁻7 या माइनस +7 होगी, हाँ +7 हर्ट्ज। 1 माइनस ये एक्चुअल है, ये एपरेंट है। जहां से एरोप्लेन का ओरिजिनल सिग्नल जो उसके पास सुनाई दे रहा है वो उसका ओरिजिनल है, और ऑब्जर्वर कहाँ है? जमीन पे, काफी दूर है वो, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज सुनाई देगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 माइनस वेलोसिटी कितनी है रॉकेट की? हाँ, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है? 0.2 c, 0.2 c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू मत डालना, c ही डाल देना, क्योंकि c क्या हो जाए, कैंसर। अब क्या बचा? 0.2, तो ये कितना होगा? 1 माइनस 0.2 0.8, तो 4 इंटू ये 0.8 इंटू 10⁻⁷। अब ये 10, ये आंसर देख लो, कोई मैच करता होगा तो ये 0.8 है ना, एक डेसिमल शिफ्ट कर दो पीछे, तो ये कितना होगा? 4 × 8, और एक डेसिमल गया तो -1, और ये +7, तो कितना होगा? 10⁻6। 8 चौक 32, 32 इंटू 10⁻6 है कोई ऐसा जवाब? ठीक है, ये 32 वाला तो ये दिख रहा है, तो अब मैंने लिख दिया 32 इंटू 10⁻6। मैं एक काम करता हूँ, एक डेसिमल याद दे देता हूँ, तो 3.2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7, तो ये 10⁻7 हो गया। ठीक है, एक डेसिमल बढ़ा दिया तो वहाँ आ गया। तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? बी ऑप्शन के साथ। क्या याद करना चाहिए? ये सिंपल सा फॉर्मूला जो डॉपलर इफेक्ट में हमने बताया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में 1 माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो भी हमने रॉकेट वगैरह लिया, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू दोनों की डाल के कट ही करना था, तो हमने डाली ही नहीं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये दोनों भी हमने ले लिए, ये भी और ये भी हमने कर दिया। आगे बढ़ता है, मेरे ख्याल से कोई इसमें इतना कॉम्प्लेक्शन नहीं आना चाहिए। आ गई, मतलब उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर पता होगी तो अर्थ पे हमें कितनी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल आ गया ना तुम लोगों को समझ में? 17 नंबर, 17 नंबर का सवाल करेंगे। अब ये जो सवाल यहाँ से आ रहे हैं ना, ये डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड सवाल अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रडार, अच्छा रडार का यहाँ पे, वहाँ पे हमें कुछ यूज नहीं हुआ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रडार वेव इज, एक रडार ले लें, यहाँ पे एक रडार बना देते हैं। ठीक है, ये रडार हो गया, सिस्टम होती है रडार, मशीन होती है। वेव इज, रडार के वेव की फ्रीक्वेंसी है 7.8 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, ये रडार की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एरोप्लेन, तो ये रडार की ये जो फ्रीक्वेंसी ना, ये देखो ये है, और एक हवा में एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है, आपको उसके फंक्शन पता है। अब ये वेव क्या करेगी? टकराएगी इससे, वेव उससे टकराएगी, और टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होगी अर्थ पे, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये जा रही है। आपको ये प्रिंसिपल पता है। तो रडार अपनी वेव उस पर थ्रो करता है, उसको रिसीव करता है, और उससे ये बता देता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, उसका स्पीड क्या है, वो कहाँ बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी हमें रडार देता है। लेकिन हमें रडार की जाने वाली लाइट की वेव की स्पीड बता दी, और यहाँ कहा कि फिर उसके बाद ये रडार की वेव निकली, रडार सिस्टम वेव थ्रो करता है ऑब्जेक्ट पे, और उसको टकराने के बाद जो वेव आती है ना, उससे ये पता चल जाता है कि वो कितने डिस्टेंस पे उड़ रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है।
वैसे ओशियन का भी करते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, आपको ये भी पता होगा। ओशियन का बॉटम कितने नीचे है ये जानने के लिए वो वेव ये करते हैं, और जो रिटर्न वेव आती है ना उससे सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो ये वेव वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी की वेव हमने ऊपर भेजी, और जब एरोप्लेन से टकरा के ये वापस आई तो उनका कहना था व्हेन रिफ्लेक्शन आफ्टर एरोप्लेन इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव इंक्रीज्ड बाय, और वो इंक्रीज हो गई, और कितनी इंक्रीज हुई 2.7 इंक्रीज्ड बाय, मतलब हमें क्या दी है डेल्टा वी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी दी है, और वो कितनी है 2.7 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, ये सब कुछ दे के रखा है। जब भेजी तब फ्रीक्वेंसी इतनी थी और इंक्रीज होके आई, न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब डिफरेंस है डेल्टा फ्रीक्वेंसी 2.7 इंटू 10⁴। द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बताना है, एरोप्लेन की वेलोसिटी भी बताएंगे, और वो भी किस में बताना है, किलोमीटर पर आर में ही बताना, मीटर पर सेकंड में नहीं बताना। ठीक है, कुछ ना कुछ एक नया रिलेशन लाना पड़ेगा, मैं नया रिलेशन बताता हूं, याद रखना ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वी को थोड़ा टेढ़ा ही बनाना क्योंकि बराबर दिमाग में वॉल्यूम और वेलोसिटी आ जाता है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये याद करोगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम इसका छूटेगा नहीं, इतना ही याद रखना है, खत्म। क्या बोलना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, चेंज इन लैम्बडा अपॉन ओरिजिनल लैम्बडा, चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो अब इसमें से हमें जो पसंद आएगा वो रिलेशन हम यूज करेंगे। क्या प्रॉब्लम में कहीं वेवलेंथ के बारे में बात हुई है? नहीं, तो फिर वेवलेंथ को दांडी मार दो यहां से, ये रिलेशन तो याद कर लो। क्यों ना मैं लिख दूं चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मुझे क्या पूछा है, रिलेटिव, किसके रिलेटेड पूछा है, एरोप्लेन का रिलेटेड वेलोसिटी बताओ। एरोप्लेन तेज जा रहा था, ये हमने उस पर वेव ठोकी, ओरिजिनल ये वेलोसिटी है, और हमें उसका डिफरेंस कितना मिला, डेल्टा वी। ये अर्थ पे हमें मिला कि इसके मुकाबले अब कितनी फ्रीक्वेंसी है, तब बताओ एरोप्लेन का स्पीड क्या होगा। तो मैं यहां एरोप्लेन, वी एरोप्लेन लिख देता हूं, वी एरोप्लेन। ठीक है, तो मुझे वी एरोप्लेन निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट को उधर भेज देता हूं। सो डेल्टा फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू वेलोसिटी कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हियर। ठीक है, डेल्टा वी कितना है अपने पास 2.7 इंटू 10⁴, और ओरिजिनल कितनी थी जब भेजी 7.8 इंटू 10⁹। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ये गलती मत करना, ये गलती करना मत। ये जो स्पीड ऑफ लाइट हमें मिल रही है ना, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है। दिमाग में ये सेट करना, रडार सिस्टम में क्या होता है, जो आपको रडार में वेलोसिटी मिलती है वो कितनी देता है, वो डबल्ड। कितनी देता है हमें मशीन, डबल। हमें उसका कितना लेना है, आधा। इसका जो आंसर आएगा ना उसका कितना लेना है हमें, आधा। रडार हमें जो भी वेलोसिटी बताएगा वो एक्चुअल वेलोसिटी से कितनी बता देता है, वो डबल। तो हमें डबल नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल चाहिए ना, तो वो डबल कर देता है तो हम आधी मान लेंगे। अगर उसने कहा कि वेलोसिटी 1000 है, वो बता रहा है, तो हमें ये ऑलरेडी पता है ना, हमें आधी लेनी। तो क्यों ना मैं इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, अभी बाद में भी करना है ना, तो अभी कर देता हूं डिवाइडेड बाय 2। एक टेक लगा देना यार, वॉट एवर द वेलोसिटी वी गेट फ्रॉम द रडार इट इज एक्चुअली ओरिजिनल वैल्यू से कितनी होती है, आधी। तो मैं पहले ही डिवाइड कर देता हूं। लेकिन और एक गलती हमारे से हो जाएगी, उसने क्या बोल के रखा है, किस में बताना आंसर, किलोमीटर पर आर में। किसमें, किलोमीटर पर आर में। तो बस हमें उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आर कैसे आएगा, 1000 बटे आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो उसका उल्टा कर देना ताकि हमारा आंसर परफेक्ट आ जाए। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये थोड़ा ज़्यादा ही खराब दिख रहा है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे वी एरोप्लेन, और हमें किलोमीटर पर आर में चाहिए, किलोमीटर पर आर। तो मल्टीप्लाई में क्या कर देना, उल्टा कर देना 3600 डिवाइडेड बाय 1000, ताकि एक ही कैलकुलेशन में हमारा फाइनल आंसर आ जाए। कीप इन माइंड व्हाई वी आर पुट 2 हियर, बिकॉज वॉट एवर वी गेट फ्रॉम द रडार इट इज द डबल्ड वैल्यू। ऐसा होता है,
तो हमें उसका ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को 2 से डिवाइड करते हैं। आंसर आने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन हम अभी कर देते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्लियर बताई कि हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। किलोमीटर पर आवर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब किलो मतलब 1000 मीटर, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड, तो कितना आएगा 60 इंटू 60 मिनट इंटू सेकंड कितना होता है 3600। तो ये जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर दो, 3600 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो जो भी आंसर आपका आएगा, पता नहीं जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा आपका करेक्ट आंसर होना ही चाहिए। पता नहीं अब क्या आएगा, तो आप कैलकुलेट करो, ये इसमें से चारों में से तो एक आ ही जाएगा। ठीक है, बस यही सिंपल सा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, जिसका ये हो जाए वो नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दो। सवाल नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनॉन इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइगन कंस्ट्रक्शन। हाइगन्स ने हमें क्या कहा है, एवरी वेव फ्रंट या एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स, और हर सोर्स क्या करता है, वेव इमिट करता है, सेकेंडरी वेव इमिट करता है। तो हमें हाइगन्स ने, ये हो गया ना, ये क्लियर कर लो, चाहिए तो इसको मिटा देते एक बार, सिंपल है। वाई वी डिवाइड बाई 2, रडार जो वेलोसिटी देता है वो एक्चुअल में लाइट में कितनी होती है, उसके आधा, तो ये डबल देता है तो हम आधी कर लेते हैं। ये हमें आंसर देते ही दुगना देता है, उसका क्या करना है, हमें आधा। दूसरा बात किस पे हुई है, किलोमीटर पर आवर से, तो डिवाइड कर दिया 3600 अपन 1000 से, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल था सवाल, आंसर निकाल लेना। हाइगन्स के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फेनोमेनॉन इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइगन, उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमने क्या एक्सप्लेन किया है उसके बारे में बात करते हैं। हाइगन्स ने हमें रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। सर कब बताया, हमने डेरिवेशन किया ना, एक कॉन्सेप्ट बताया था, हाउ टू फाइंड आउट रिफ्रैक्शन, उसका डेरिवेशन किया, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फिनोमेनॉन किसके थ्रू हमने की, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनॉन बाय यूजिंग हाइजिंग प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन भी किया, किसने बताया हमें, हाइगन्स ने बताया। तो ये दोनों के भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं, याद आता होगा आपको। ऐसा वेव फ्रंट लिया था, ऐसा ये गिरा था, फिर हमने कंपास में आपसे ज़्यादा लिया था, वो एक सेकंड थर्ड वीडियो में हमने बनाया, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया, फिर हमने वो ज्योमेट्री यूज़ की थी, एम, इंसिडेंट एंगल, आई, ये सब यूज़ किया था। सो इसका मतलब क्या है, सिंपल में हाइगन्स रिफ्रैक्शन के बारे में भी बताता है, रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताता है, और डिफ्रैक्शन के भी बारे में बताता है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, स्लैब डाल के भी हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। क्या वो हमें ये बताता है कि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा कहाँ है, क्यों नहीं बता पा रहा है। उसने कहा कि एक लाइट का सोर्स था और उससे स्पेरिकल विकल वेव निकल रही थी, हमने कंस्ट्रक्शन भी देखा है, स्पेरिकल वेव का कंस्ट्रक्शन और प्लेन का। तो वेवलेट इमिट करती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इमिट करती है, ये हमें बता रहा था। क्या कभी हाइगन्स का एक स्टेटमेंट ये दिखा है हमें कोई भी बुक में, क्या ओरिजिन का है वो भी ढूंढ सकते नहीं। तो बस ये भी सवाल एकदम सिंपल था, और आंसर में 99% कोई गलत होगा भी नहीं। इजी ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये दो सवाल और है। रॉकेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द स्पीड इफ द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड दिस इज, देन द डॉपलर शिफ्ट कितना होगा, तो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला आपको पता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम इस रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 6 पार्ट है और जिसमें हमने लगभग 20 एक क्वेश्चन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम क्या करेंगे, और 20, 25, 30 नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।